बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? अगर आप मोबाइल से लॉगिन है तो आपके नीचे क्वेश्चन मार्क की ऑप्शन आ रही होगी, टॉप डाउन या बॉटम अप, तो वहां पे आप कर सकते हैं। और अगर आप पीसी से लॉगिन है तो राइट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी क्वेश्चंस की, आप वहां पे जाके मुझे बता सकते हैं कि आपको आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है। डन। सेशन को स्टार्ट करते हैं फॉर्मली एंड वी आर हियर फॉर कैफ रिजल्ट काउंसलिंग सेशन। इस सेशन के अंदर बेसिकली हम लोग एक ओपन गाइडेंस करेंगे, आपकी ओपन मोरल सपोर्ट होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी। यू विल फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर, हमें किस तरीके से आगे अपने सब्जेक्ट्स को लेकर चलना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, पेपर फेल क्यों होते हैं, किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए क्या हमें पेपर्स ऑप्ट करने चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू पास द पेपर्स। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे एंड देन यू विल आल्सो डिस्कस अबाउट फॉर नेक्स्ट सेशन या ऑनवर्ड्स पोस्ट बैच के अंदर व्हाट शुड बी योर आइडियल प्लान। कितने मार्क्स हैं तो क्या करना चाहिए, फिजिकल क्लासेस अच्छी हैं, लाइव अच्छा है, रिकॉर्डेड अच्छा है, टेस्ट सेशन अच्छा है, सारी बातें हम लोग इस सेशन में करेंगे ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए। नो डाउट देयर इज अ मेंटल ट्रॉमा, रिजल्ट हमेशा से ही एक मेंटल ट्रॉमा लेकर आता है, एक अजीब सी कैफियत लेकर आता है। बच्चा काफी ज्यादा परेशान होता है अपने रिजल्ट को देख के, ही फील्स काइंड ऑफ वरीड कि यार अब क्या होगा, क्या पास नहीं होगा, मेरा एफटीएस पुराना होता जा रहा है, फर्म रखेगी नहीं रखेगी, व्हाट शुड बी द रीजन। सारी बातें हम लोग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ताकि जो भी आपके माइंड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उसको टाइमली एड्रेस कर सकें। अच्छा, मेरे साथ एक स्क्रीन पड़ी हुई है तो मैं आपके सवाल यहाँ से देख रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे करूँ तो आपने समझ आना कि मैं सवाल पढ़ रहा हूँ आपके। तो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा। आज का हमारा जो टारगेट है दैट इज पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग सेशन के अंदर हम लोग तीन बातें करेंगे। व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है आफ्टर फेलियर, कैसे हम इस फेलियर को नेक्स्ट टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं, हमें अपनी 2024 की जो अटेम्प्ट है, स्प्रिंग की जो बारी है, वो किस तरीके से ऑप्ट करनी चाहिए, इफेक्टिव प्लानिंग कैसे की जाए, पेपर कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज हमें लेनी चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके, उनसे क्या चीजें डिमांड करनी चाहिए ताकि आपके साथ धोखा ना हो, एचओसी अब करना चाहिए बाद में करें, रिजल्ट की बात करें, वो सारी बातें करेंगे। और एंड के ऊपर वी विल बी हैविंग इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को थोड़ा सा फास्ट पेस पर लेके चलूं ताकि हमारे पास एक सफिशिएंट मार्जिन मिल जाए जिसमें मैं आप सबके सवालों को आंसर कर सकूं। अच्छा, मेजॉरिटी क्वेश्चंस मुझे पता है कि बच्चों के क्या क्या होंगे, उनके गम उससे क्या होंगे, क्योंकि मैं ये सेशन पिछले कोई 5 साल से कराता आ रहा हूँ एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बच्चा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना परेशान और कितना आवाजार हुआ होता है। तो जो भी सवाल आपका है आपने काइंडली होल्ड कर लेना है। हो सकता है कि वो सवाल आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाए ड्यूरिंग द सेशन, बट अगर वो आंसर नहीं हुआ तो आप उसको लिख लें और जब हम लोग फॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आएंगे तो फिर आप मुझसे वो पूछेगा और मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। इसमें भी एक सवाल फौरन से आ गया है कि सर व्हाट इज एचओसी। तो अभी करते हैं बात, सारी बातें करेंगे। आपने पहले तो सुनना है, आपने अपनी लिसनिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है, आपने मुझे नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए सुनना है और उसके बाद जितने सवाल हैं वो मैं वन बाय वन आपको आंसर कर दूंगा। तो नॉर्मली इस सेशन का जो एंडिंग टाइम है दैट इज 6:40, और उसके बाद हम जो है वो उसको आगे परस्यू करेंगे। अगर आपके सवाल हो तो हम उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मुझे मैसेज आया कि सर आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही है, ना वीडियो और ना ही स्क्रीन। एक सेकंड, मैं दोबारा से इसको करता हूँ। मुझे बताइएगा क्या अब आपको स्क्रीन भी और शक्ल भी नजर आ गई? जी, हमारे पास एक स्टूडेंट है मोमिना उसामा नाम से, उनको ये इशू फेस हो रहा था। ये मोमिना आपको
क्लियर हो गया? अगर आप आवाज सुन रही हैं तो बाकी को भी क्लियर है कि आपको अब स्क्रीन और तस्वीर दोनों क्लियर है? जी मोमनो सामा, स्क्रीन और आवाज भी क्लियर है, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा उससे हट जाए। पिक्चर अभी भी कुछ बच्चों को नजर नहीं आ रही है, एक सेकंड दोबारा से कर लेते हैं। आप दिखेगा कि अब आपको पिक्चर क्लियर है? अब आप सबको पिक्चर क्लियर है? अगर अच्छा, अगर लेट सपोज नहीं आ रही है तो आप अपने आप को दोबारा से ज्वाइन करें। जी जी बिल्कुल होती है, टीचर की स्क्रीन नजर आ रही होती है। आप जब री लॉग इन करेंगे तो आपने अपने आप को कैमरे के ऑप्शन देकर आनी है, तो फिर हो जाएगा। जी मुझे बताइएगा मोमिना और इकराम भाई, उमैर, हुजैफा, ऑल डन, ऑल क्लियर? पक्की बात है, सब कुछ सब चीजें क्लियर है? ठीक है जी। वेटिंग फॉर अ फाइनल फीडबैक। सर शुरू करते हैं। सर सबसे पहली बात, बच्चे फेल क्यों होते हैं? बच्चे क्यों फेल होते हैं ये हम सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। डीप डाउन इनसाइड यू ऑल नो कि व्हाट वर द रीजंस फॉर फेलियर। आप लोग क्यों फेल हुए हैं ये आपको अपने आप भी पता है, और हर बच्चा ये जानता है कि व्हाट आर हिज और हर मेन कॉजेस। हम जो बात करेंगे दैट वुड बी अ मोर ऑफ अ जेनेरिक टाइप, मगर हर बच्चे को अपना इंटरनल पता है कि डीप डाउन हिज हार्ट नोज कि वो क्यों फेल हो रहा होता है। तो नॉर्मली हमारे पास जो रीजन आती है दैट इज कि बच्चे पढ़ते ही नहीं। सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं। जब आपको कोई काम दिया जाए, जब आपको होमवर्क दिया जाए, जब आपसे कहा जाए कि भाई ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ये ऐसा करना है, घर जाके ये वाले काम करने हैं, वो वाले काम करने हैं, तो यू गाइस से आई डोंट वांट टू स्टडी। आप लोग क्या कहते हैं? सर पढ़ना ही नहीं, आई डोंट वांट टू स्टडी एंड आई डोंट वांट टू स्टडी। किताबें रखी साइड पे और बस सोना शुरू कर दिया, दिल नहीं चाह रहा। बाहर जाना है, घूमने जाना है, वो सब काम कर लेंगे, मगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहली और सबसे मेन रीजन फॉर फेलियर क्या है कि आप लोगों की पढ़ाई में दिलचस्पी डेवलप नहीं होती, आप लोग पढ़ते नहीं। सबसे बड़ी रीजन, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बड़ी रीजन और हो सकती है, दैट यू गाइस डोंट स्टडी एट होम। आपको कोई टास्क दिया जाए, कोई असाइनमेंट, कोई सवाल, कोई न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी का टेस्ट, कुछ भी हो, आप लोगों ने उस चीज को कभी भी पॉजिटिवली कंसिडर नहीं करना होता। आप लोगों के माइंड में होता है चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, रिजल्ट के बाद कर लेंगे, लास्ट मंथ में कर लेंगे, थियरी का पेपर है आराम से हो जाएगा, न्यूमेरिकल है टाइम लगेगा, अभी मूड नहीं है। तो आप लोगों को जब तक पढ़ने की तरफ आपका शौक डेवलप नहीं होगा ना, तो काम फिर आपका मुश्किल ही होगा। तो सबसे मेन और सबसे बड़ी रीजन है कि आप लोग घर में स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट, अगर आप लोग क्वेश्चंस, चैट में क्वेश्चंस, अगर आप लोग को स्टडी करने का मौका मिल भी जाए, लेट्स से आप लोगों ने कहा कि हमने स्टडी करनी है, तो आपके पास कोई पैटर्न नहीं होता। ये किन बच्चों की बात हो रही है सर? ये उन बच्चों की बात हो रही है, ये उन बच्चों की बात हो रही है जो कि अपने घर में खुद ही से लेक्चर ले रहे होते हैं यूट्यूब से। उनके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। आई एम नॉट इन फेवर कि यार जो ठीक है आपको हमेशा ही कॉलेज के पास आना चाहिए, नहीं। अगर आपको लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, फ्री कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, रिवीजन हैं, आप करें। मगर करने से पहले एटलीस्ट उसकी एक पहली क्लास देख लें जिसमें बकायदा ओरिएंटेशन डिस्कस हुई। तो जब आपको पढ़ने का कहा जाए आप लोग नहीं पढ़ते हैं, और जब आपको कहा जाए कि भाई पढ़ना है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपके पास उसका कोई खास स्टडी पैटर्न अवेलेबल नहीं होता।
तो फिर आपकी शक्लें इस तरह की होती हैं, काम करने को दिल भी नहीं चाह रहा होता है, चक्कर भी आ रहे होते हैं, किताबों के पेजेस पलट रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या करूं क्या ना करूं, तो कोई स्टडी पैटर्न नहीं। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो जो हम रीजंस को डिस्कस करें ना, अल्टीमेटली ये रीजंस को अगर आप लोग पॉजिटिवली लें तो दैट वुड बिकम हाउ टू ओवरकम दोस फेलियर्स। जैसे भी हमने पहले बात की कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, इट मींस हम उसको कवर कैसे करेंगे, पढ़ाई करके। इसको कवर कैसे करेंगे, पढ़ाई करके। और जब हम कहते हैं कि बच्चे के पास पढ़ने के लिए कोई स्टडी पैटर्न नहीं है, इट मींस कि उसके पास अगर पैटर्न हो तो फिर वो आग लगा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि डे 1 पे आपने क्या करना है, इस वीक में आपने क्या करना है, आपने टेस्ट कब देना है, आपने मिड कब देना है, आपने क्वार्टर टेस्ट कब देना है, आपने किन चैप्टर्स को किन हफ्तों में डिवाइड करना है, थियरी वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, किन चैप्टर से आएगा टारगेट बेस्ड सवाल पूछता है, कहाँ से लॉजिकल सवाल पूछता है, कहाँ से रट्टे वाला सवाल पूछता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके, आई रिपीट, तब जाके आप उस पोजीशन में आते हैं कि आप उसको अच्छे से प्लान कर सके। तो एक स्टडी पैटर्न आपको हमेशा अच्छा प्लान डेवलप करने की कोशिश करता है। तो स्टडी पैटर्न आपको लाजमी बना लेना चाहिए। देन सर, पढ़ना भी है, प्लान भी है, आप क्या करें, आप थियरी का पेपर है, सर रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा रीजन, अगर आप मुझसे कहेंगे ना सर व्हाट आर द टॉप रीजन फॉर फेलियर, आई वुड से दिस, लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स। आप लोग समझते हैं कि आप लोग बहुत चैंपियन हैं, आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है और एग्जाम हॉल में बैठ के आप फटाफट फौरी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, तो सर ऐसा नहीं होता। शायद मेरी बातें आपको चुभती हुई लग रही हो, शायद मेरी बातें आपको खराब लग रही हो कि सर पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हैं हमारे साथ, हमें डांट रहे हैं कि हम फेल भी हुए, ऊपर से हमें सुनाया जा रहा है। तो भाई ये रीजंस हैं और आपने इन रीजंस को ओवरकम करना है अगले सेशन के लिए। अगर आपने पास होना है, अगर आपने आगे बढ़ना है, तो आपको इन रीजन से अपने आप को निकालना है, आपने इन रीजंस के ऊपर अपना अबूर हासिल करना है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपने टेस्ट वगैरह देने हैं, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो मैं करूँ क्या। तो यू शुड डेवलप अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस। कैसे हो सकता है, आपको टेस्ट देने चाहिए कॉलेजेस के अंदर, अगर टेस्ट सेशन चल रहा है वो दें, क्लास टेस्ट हो रहे हैं वो दें, 5 चैप्टर की प्रैक्टिस रगड़ के करें, इतनी करें कि आपका हाथ, आपका दिमाग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो। एग्जाम हॉल में बैठ के आपको सोचना ना पड़े, या अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप फटाफट से लिखना रहे, एग्जाम हॉल में बैठ के आप पैनिक ना हो रहे। तो सर there should be a good writing practice, और ये कैसे हो सकती है, it comes with a good practice of past papers, it comes with a good testing system, या जो क्लास में हो रहे हो वो भी, और इवन आप उसको अलग से भी ले सकते हैं। देन सर फोर्थ, आपके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं होता। अब आप लोग इसमें से गुजर के आए हैं तो आपको आइडिया होगा कि जब आप लास्ट मंथ में थे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। वो कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि उनको पूरे 6 महीने में बताया ही नहीं गया कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, किन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन पे कम करना चाहिए। अब अगर कुछ बच्चे ऑडिट के मुझे सुन रहे हैं तो उनको मैं एक बात बताता चलूं। हमारे पास एक चैप्टर होता है रिपोर्ट्स का, और आपको पता है कि वहां से 20, 25, 30 सवाल लाजमी बन रहा होता है। अब मेरे पास एक बच्चा आया, मुझे आगे कहता है कि सर इसमें से मैंने 2-3 सवाल कर लिए, बहुत है ना। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कहता सर बस इतने ही कर लेते ना, हमने तो कर इतने ही बहुत होते हैं मेरा ख्याल से प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा भाई क्यों, कहता सर वो हमें तो कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को डायरेक्शन लेस टाइम दिया गया, बच्चे को बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस मार्केट में उतार दिया गया, भाई तुम जाओ और जाके बस टक्कर मारो और जाके खुद ही से सब कुछ खुद ही कर लो। तो आपके पास एक फॉर्मल रिवीजन प्लान होना चाहिए। There should be a revision plan with you guys। इससे क्या होगा, इससे आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आपको पता होगा कि आपने किस टाइम पे क्या करना है, कब आपने इंपॉर्टेंट एरियाज करने हैं, कौन से एरियाज लेस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सवाल करने चाहिए। इवन हम आपको सेशन एंड के ऊपर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि चलो बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं किया पूरे साल तो कम से कम भी गिनती के 10, 12, 15, 20 सवाल करके चला जाए, ताकि उसका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और वो एग्जाम में कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म कर सके।
तो सर सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। उसके बाद अगर पढ़ने को बैठ जाए तो आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लिखना नहीं आता, और एंड पे देयर इज नो सच रिवील प्लान, और आप एग्जाम से पहले टकरे मारे होते हैं, डिफरेंट फेसबुक पे जाके मार्केट सर्च कर रहे होते हैं कि भाई अच्छा इसमें से क्या कर लो तो कितने मार्क्स का पेपर आ जाएगा, अच्छा ये सब्जेक्ट का ये टीचर कौन सा अच्छा है, ये कौन सा अच्छा है, वो कौन सा अच्छा है। भाई छोड़ दे फेसबुक को कुछ टाइम के लिए, साइड में रखें, हमने अपना पेपर पास करना है। मुझे बस ये पता है कि हमने अपना पेपर पास करना है, और हमने तमाम गलत चीजों को बिल्कुल साइड पर रख के, किनारे पर रख के चलना है कि भाई अब मेरे पास टाइम कम है, नाउ आई हैव टू कंप्लीट एंड नाउ आई हैव टू पास द पेपर। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मगर सुने, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे। मेरी बात आपने बहुत सुन ली है, आपको मैं एक छोटी सी वीडियो सुनाऊंगा, 8 मिनट की है, आपने तसल्ली के साथ उस वीडियो को सुनना है, और उसके मुताबिक आपने फैसला करना है कि आप किस किस तरह के रीजंस के अंदर इन्वॉल्व है। लेट्स प्ले दिस फॉर यू। दुनिया में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो पढ़ते नहीं, दूसरे वो जो बहुत पढ़ते हैं पर एग्जाम में एवरेज स्कोर करते हैं, लेकिन एक तीसरी स्मॉल कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हैं और एग्जाम में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लाते हैं। So what makes them different? And why is it that majority students मेहनत करने के बावजूद भी एवरेज रह जाते हैं? So sit down with a pen and paper क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी रीजंस को अनकवर करेंगे जो आपकी एवरेज या बैड रिजल्ट्स का कारण है। जो पढ़ते नहीं, दूसरे वो जो बहुत पढ़ते हैं और एग्जाम में एवरेज स्कोर करते हैं, लेकिन एक तीसरी स्मॉल कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हैं और एग्जाम में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लाते हैं। So what makes them different? And why is it that majority students मेहनत करने के बावजूद भी एवरेज रह जाते हैं? So sit down with a pen and paper क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी रीजंस को अनकवर करेंगे जो आपके एवरेज या बैड रिजल्ट्स का कारण है। The first reason is that you're studying more than you can handle. हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता हो या टाइम की कमी हो एंड आप उसे इनफ अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो इट्स बेटर कि आप 10 में से 7 चैप्टर्स ही पढ़ो, लेकिन उन्हें अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। 10 टॉपिक्स में पुअरली परफॉर्म करने से अच्छा है कि आप 7 टॉपिक्स में एक्सेल करो। बेसिकली फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अपने टीचर से पूछो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड फिगर आउट कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग है एंड उन्हें सबसे पहले फिनिश करो। प्लस यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि आपको ओवर स्टडी नहीं करना है कि भाई मैं तो मल्टीपल बुक से पढ़ रहा हूँ, मल्टीपल नोट्स बना रहा हूँ। नो, डू नॉट ट्राई टू फोर्स एक्सेस मटेरियल इन योर ब्रेन। इससे आप खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। क्या पता आप एग्जाम डे पे अपनी मेन बुक की चीजें रिकॉल करने में स्ट्रगल करो। इंटेंसली पढ़ो, यानी आप हर सेशन में पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, बट उतना ही पढ़ो जितना की जरूरी हो। सेकंड रीजन है कि आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो। मोस्टली बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते और जब एग्जाम्स आते हैं तब उनको कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों है, इस चैप्टर में ये बोलना क्या चाह रहे हैं। आई नो वी ऑल बीन देयर। सो ऑब्वियसली इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और आप चीजों को समझने के बजाय उन्हें रटने लगते हो कि भाई बुक में जो भी लिखा है उसे बस छाप दूंगा। बट देन मोस्टली इससे आपको एग्जाम के वक्त वो इन्फॉर्मेशन ठीक से याद ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपने उसे समझा ही नहीं। एक बेसिक फॉर्मूला की भी समझना होने से आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको उसे कैसे एंड कहाँ अप्लाई करना है, और अगर आप बिना समझे गलत आंसर लिख दोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए जितना हो सके डाउट्स क्लियर करो। रिमेंबर, जब कोई टॉपिक चैलेंजिंग होता है एंड आप उन छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो तो उसकी याद रहने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। The second part of this point is that you're not curious. जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज दिस, बट अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उनके आंसर्स बुक में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो डोंट इग्नोर देम, क्योंकि कई बार एग्जामिनर्स ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जिनके आंसर्स बुक में डायरेक्टली अवेलेबल ना हो। सो अगर आपने थर्डली पढ़ाई नहीं की होगी तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे एंड आपका टाइम भी वेस्ट होगा। Therefore, it's always better to note down such questions and clarify them with your teachers. Number 4, you don't follow a study plan. Benjamin Franklin
का एक फेमस कोट है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे स्टूडेंट्स बिना प्लानिंग के एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। आइडियली आपकी प्लानिंग एग्जाम के 6 महीने पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। दिस इज मोस्टली फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, जिसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स को 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। Then you need to maintain a daily schedule, जिसमें आप लर्निंग, रिविजन, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सब के लिए सेपरेटली टाइम ब्लॉक कर रहे हो। एग्जाम्स के वक्त टाइम मैनेजमेंट इज की। आप एक सब्जेक्ट में 2 महीने वेस्ट नहीं कर सकते। When you have a plan, setting deadlines कि इस टाइम तक ये चीजें हो जानी चाहिए, तो उससे आपकी प्रेपरेशन ऑन ट्रैक रहती है। You get to see the big picture कि आपका शेड्यूल टाइट है, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगा। सो प्लानिंग से आप डिसिप्लिन रहते हो एंड आपकी प्रिपरेशन भी स्मूथली होती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करते हो। अब बचे हैं पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7, जिसमें मैंने कुछ नोटेबल मिस्टेक्स कवर किए हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। नंबर 5, you're studying properly but you're answering wrongly। यानी आपके पढ़ने का तरीका तो सही है, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स वीक है। Sometimes students क्वेश्चन में दिए गए डायरेक्टिव्स को केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, जस्टिफाई, डिस्क्राइब, एंड गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत आंसर लिखकर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक बट इम्पोर्टेंट स्किल है जो स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिस ही डेवलप करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो सो दैट यू नो कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एंड आप मार्क्स या वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिख रहे हो। जैसे इफ द आंसर लिमिट इज 100 वर्ड्स तो रिस्पेक्ट दैट वर्ड लिमिट, क्योंकि ओवर एक्सप्लेन करने के आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे और ना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। द बेस्ट टिप टू अवॉइड सच मिस्टेक्स इज दैट अपनी रीडिंग टाइम में इन हुक वर्ड्स को अंडरलाइन करो और बिल्कुल शॉर्ट फ्रेजेस में उस आंसर के पॉइंट्स या कीवर्ड्स बगल में लिख दो। इससे आप बाद में उन्हें भूलोगे नहीं एंड उन्हें रिकॉल करने के चक्कर में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड इससे आप क्वालिटी एंड एक्यूरेट आंसर्स लिखोगे। नंबर 6, you are ignoring your weaknesses। आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर रहे हो एंड अपनी वीकनेसेस को अवॉइड कर रहे हो। Every time you give an exam and you don't clear it, then you know कि आपसे कहाँ चूक हुई है। हो सकता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं थी, या आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया, या फिर आपने न्यूमेरिकल सेक्शन ठीक से नहीं बनाया, या आपकी तैयारी ही इनफ नहीं थी एंड आपको और पहले से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। So you need to accept such mistakes and work on them for your next attempt. Make sure कि आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें, उनके लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। Sometimes students ऐसी चीजों को जानते हुए भी एंड मोमेंट तक निग्लेक्ट करते हैं एंड फिर एग्जाम डेट पे वापस पछताते हैं। And the last point is that you study passively. जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में कहा कि अगर आपके लिए स्टडीइंग एक चैलेंजिंग एंड स्टिमुलेटिंग टास्क नहीं है तो आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हो। सिर्फ हाईलाइट करने से एंड इंफॉर्मेशन को बार-बार रीड करने से आप उससे फेमिलियर होते हो, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। आप जितना मटेरियल के साथ फिजिकली एंड मेंटली एंगेज करोगे, आप उसे और बेहतर अंडरस्टैंड करोगे। डेल स्कोर ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उसका सिर्फ 10% याद रखते हैं, जो सुनते हैं उसका 20% याद रखते हैं, लेकिन जो करते हैं उसका वो 90% याद रखते हैं। इसलिए रीड करने से ज्यादा एक्सपीरियंस करने पे फोकस करो। यूज द टीचिंग मेथड, यानी जो भी चीजें याद करते हो उसे सिंपल लैंग्वेज में खुद को या किसी फैमिली मेंबर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो एंड टेस्ट योर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा आप बुक बंद करके सिर्फ एक पेज में पूरे चैप्टर को समराइज भी कर सकते हो या उसके माइंड मैप्स भी बना सकते हो। तो लर्निंग के लिए आप और भी कई मेथड्स यूज कर सकते हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये साइंटिफिक मेमोराइजेशन टेक्निक्स हैं जो जी कुछ समझ आया? कुछ समझ आया कह रहे बच्चों? बातें कर रही ये हैं वो शॉर्टकम्स, वो रीजनिंग जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं अगर आपने अपना पेपर पास करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है, दैट इज दैट टीचिंग मेथड। देखें, आपने समझ लिया, क्लास में बैठे हुए आप टीचर पढ़ा रहा है, आपने बात समझ ली है, आपको बात समझ आ गया, आपने कहा अच्छा यार ठीक है ओके। क्लास के बाहर गए या लेक्चर बंद किया, वो बात हवा में थी, आपके माइंड में 50% तक बैठ गई है।
अगर आप उसको फौरन से रिवाइज नहीं करेंगे, अगर आप उसको फौरन से रिवाइज नहीं करेंगे तो वो बातें कभी भी आपके दिमाग में 100% क्लैरिटी के साथ नहीं बैठने वाली। तो सबसे पहले आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपको किसी भी तरह की कोई सिलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव एन एम्पल टाइम। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, 4 महीने पूरे पड़े हुए, 14 हफ्ते, 14 से 15 हफ्ते आपके पास है। मार्च के फर्स्ट वीक में हमारे पेपर होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली फेब के थर्ड वीक तक हम लोग अपनी रिवीजन, अपने क्रैश बैचेस को लेके चल रहे होते हैं। और उसके बाद एग्जाम से एग्जैक्ट 2 वीक्स पहले आपका फुल फ्लैज मॉक भी हो रहा होता है। तो भाई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मैं दफा फिर से आपको एम्फोसाइज कर दूं, सवाल आने शुरू हो गए हैं। अभी मैं कोई क्वेश्चंस टेकअप नहीं कर रहा, तो काइंडली ऑडिट में क्या चेंजेस आई हैं, एमएफए में क्या चेंजेस आई हैं, ये चीजें बाद में करेंगे। पहले जरा मेन बातों की तरफ आए। लास्ट मंथ प्रिपरेशन में आपकी रिवीजन होनी चाहिए, या अगर आपने फास्ट ट्रैक उठा लिया है तो दैट शुड बी ऑफ बिजनेस लॉ एंड टैक्स ओनली। फास्ट ट्रैक में आगे कभी भी आपने एफआर 1 या कॉस्ट का पेपर पिक नहीं करना। अगर न्यूमेरिकल पेपर्स आपने पिक किए हुए हैं थ्योरेटिकल पेपर्स के साथ, तो न्यूमेरिकल पेपर को उसका ड्यू टाइम दें, मगर थ्योरेटिकल पेपर का टाइम निकाल के न्यूमेरिकल को फीड ना करें। आई रिपीट, थ्योरेटिकल पेपर का टाइम निकाल के न्यूमेरिकल को आपने फीड करने नहीं बैठ जाना। न्यूमेरिकल अपनी जगह पे चलने दें और थ्योरेटिकल पेपर को कंसिस्टेंटली कम से कम 1 घंटा दें, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो बीला हो, चाहे वो सीला हो, चाहे वो एमएफए हो, चाहे वो टैक्स हो, कुछ भी हो। अगर वो एक थ्योरी का पेपर है या थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिक्स पेपर है, तो उसको एटलीस्ट गिव एन आवर, कंसिस्टेंटली देना है। 6 डेज अ वीक पढ़ना है, चाहे संडे ऑफ करें, संडे को कुछ ना करें, मगर 6 डेज अ वीक आपने कहानी को लेकर चलना। टेस्ट दें, राइटिंग प्रैक्टिस करें। भाई राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी। आप लोग कब सीखेंगे? बहुत बच्चे मैंने देखे हैं थ्रू आउट द सेशन कुछ नहीं करते और एग्जाम में जाके फर्स्ट टाइम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मुझे याद अभी भी आ रहा है कि मैंने एग्जाम से 3 हफ्ते पहले बी लॉ का एक फुल फ्लेज पेपर डिस्कस किया था, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि बच्चे यही नहीं जानते थे कि इस पेपर में एमसीक्यूज भी होते। बच्चों को नहीं पता था, उनको बताया ही नहीं गया था। वो जहां जहां से आए थे देवर अनअवेयर हो क्या रहा है, बस उनको डरा के पढ़ाया जाता है। तो कभी भी आपने डर के नहीं पढ़ा, अपनी शॉर्टकमिंग्स को खुद से रियलाइज करना शुरू करें। डेली बेस के ऊपर सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज का आपका क्या टारगेट था, आपने क्या टारगेट मीट कर लिया और क्या टारगेट आपका रह गया। अपना माइंडसेट बनाएं, अपने लिए कुछ प्लान्स बनाएं, डेडलाइंस बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे ऑडिट के ये 2 चैप्टर्स तैयार करने, आज मुझे आई16 यहाँ तक कवर होना चाहिए, मैंने 4 न्यूमेरिकल्स करने थे, वो हो गए या वो नहीं हुए, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रिलाय करें पास पेपर्स के ऊपर, मगर इतना ना रिलाय कर बैठे कि बस वही आप अपना किबला बना लें। वो करें, बुक रीडिंग करें और क्वेश्चन बैंक के सवाल करें, एग्जांपल्स देखें, आई कैप की टेस्ट देखें, अनसीन क्वेश्चंस को ऑप्ट करें। मगर अनसीन क्वेश्चन वो होने चाहिए जो कि आई कैप के पेपर पैटर्न के मुताबिक हो। अब कहना तो नहीं चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इदारे इस प्रैक्टिस में घुस चुके हैं कि वो आपको एसीसीए के, आईसीडब्ल्यू के, पिप्फा के, सीमा के वो सवाल निकाल कर देंगे जो कि लिखने में बहुत आसान होंगे, और आपको लगेगा कि आप अनसीन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। उसका काम ही अनसीन वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो आईकैप के पेपर पैटर्न के मुताबिक है ही नहीं। कभी कभी लक आपका साथ नहीं देती है, आप एग्जाम के अंदर अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। जो चीज आप सोच के गए होते हैं, अगर आपको शुरू में 2 सवाल बाउंसर वाले मिल जाए, तो आप फिर हमेशा बैकफुट पे खेलते हैं, फ्रंट फुट बनाने की कोशिश ही नहीं करते। तो कभी भी किसी भी सवाल से एग्जाम हॉल में बैठ के घबराना नहीं है। 1 सवाल मुश्किल होगा, 2 सवाल मुश्किल होंगे, 8 में से 10 में से 9 में से 7 में से, और भाई 4-5 सवाल तो आते होंगे। हर सवाल का 50% तो कर सकते हो ना, हर सवाल का 50% तो कर सकते हो। और हमें क्या चाहिए पास होने के लिए? 50%। तो ये जरूरी है। फिर
पेपर सिलेक्शन भी आप लोग इंटेलिजेंटली नहीं करते। कैफ 1 के साथ ऑडिट पिक किया होता है, वो तो शुक्र है आए कि हमने FR1 FR2 और कॉस्ट और MFA के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया। अदरवाइज तो बच्चे स्टार्टिंग के अंदर FR2 पहले पिक करते हैं, FR1 बाद में पिक करते हैं, MFA पहले पिक कर लेते हैं, कॉस्ट की कुछ समझ नहीं आती। क्यों? सीनियर्स ने कहा था। मेरे दोस्त का भी पेपर पास हो, उसने कहा मैं तुम्हारा पेपर पास करवाता हूँ। ओ भाई ऐसे नहीं होता, प्लानिंग इज द की। और अगर आपसे प्लान नहीं बन रहा तो हमें बताएं, हम आपको प्लान करने में हेल्प करें। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सीरियसली लें। आई कैप आपको डिस्क्वालीफाई करने के बहुत करीब खड़ा हुआ है। आप लोगों ने कब सीरियस होना है भाई? कब सीरियस होगे? कब खुद के अंदर का इंसान जगाओगे? कब आप लोग इस पोजीशन में आओगे कि आप लोग अपने वालिदैन को 100% फुली सपोर्ट कर सको? ये उसी वक्त होगा जब आप कम से कम कैफ क्वालिफाई कर चुके होंगे और आर्टिकल्स में एंटर हो चुके होंगे। अभी से आर्टिकल्स की फिक्र भी लेना गलत है। मुझे पता है अभी बच्चे आते हैं कैफ में, सर वो मेरे आर्टिकल्स का क्या बनेगा, मुझे कौन सी फर्म बनेगी, अच्छा उस फर्म में काम क्या होगा, डिपार्टमेंट कैसा होगा। अभी भी ये सोच नहीं है। आप लोग यहाँ तो बहुत आगे का प्लान कर लेते हैं या बहुत ही ज्यादा पैसे चले जाते हैं। फिर बच्चों में भी एक उल्टा लर्निंग ऑफ पाया जाता है। रिजल्ट आता है बच्चे ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। मैं आगे लगा दूंगा, फिर आहिस्ता 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 ये कर्व ड्रॉप होता है, होते 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 कर्व उल्टा हो जाता है। फिर जो आपने शुरू में आग लगानी थी वो आप सर्दियों में ठंड में जाके बैठे होते हैं। और वैसे भी आगे मौसम भी सर्दियों का आ रहा है। तो काइंडली प्लीज 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 सीरियस हो जाए अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी स्टडी को लेके, अपने पैटर्न को लेके, अपनी कहानियों को लेके। यू शुड बी मैच्योर्ड इनफ, यू शुड बी सीरियस इनफ कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे लैंड करने में। मजे की बात आपको बताता हूँ, पेपर करते टाइम आपको पता होता है कि आप फेल हैं या आप पास। छोड़ देना है कि आपने क्या रिजल्ट होना है क्या रिजल्ट नहीं देना, आपको खुद को पता होता है। डीप डाउन इनसाइड यू नो कि मैं पास हो रहा हूँ या मैं फेल हो रहा हूँ। कभी कभी तो एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होता है कि भाई मैंने सिर्फ जाना है साइन करने के लिए, 2-3 सवाल कर आऊंगा और फिर बाद बाकी कहूंगा आई कैन पास ही नहीं कर। तो हमेशा जब आप पेपर दे कर आए ना तो एक चिट्ठी पे, एक स्लिप ऑफ पेपर पर लिख लिया करें कि आप पास हैं या आप फेल हैं, और रिजल्ट आने से 15 मिनट पहले वो चिट्ठी खोल लिया करें। वही होगा जो आपने आगे लिखा होगा। आई कैप चेंज नहीं करता, आई कैप जान के फेल नहीं करता। आई कैप का 100% टारगेट होता है कि वो आपको कम से कम पासिंग की तरफ फेंके। फिर किस बेस से फेंकेगा वो आपके अपने सॉल्व हुए पर्चे होते हैं। तो प्लीज ब्रेन गेम करना बंद करें एंड यू शुड ऑल बी फोकसिंग ऑन योर नेक्स्ट एंड अपकमिंग अटेम्प्ट। जो पेपर फेल हुए उन्हीं को दोबारा से ऑप्ट कर लें, नया पेपर पिक ना करें। अगर करना है तो वो पेपर पिक करें जो कि रिलेटिवली हल्का है, जिस तरह फील हो, वो वाइड पेपर है जो कि हल्का है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन आफ्टर फेलियर। ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट होता है। दो तरह के बच्चे होते हैं, सर फेल हो गया अल्लाह तो बकर, सर डीमोटिवेट होकर बैठा हूँ, पता नहीं क्या बनेगा, आई कैन जान के फेल कर दिया है, डू नॉट डिस्टर्ब का तख्ता लगा के बैठ जाते हैं। फिर वो बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं सर मैं मोटिवेटेड हूँ, मैंने चैलेंज कबूल किया है, आई एम अप फॉर द टास्क, मुझे बताएं मुझे क्या करना है, मुझे बताएं मुझे क्या करना है। दे फील कॉन्फिडेंट। आपने हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, ना कि इस भाई की तरह सर रख के बैठ जाना कि भाई मुझसे पेपर पास नहीं होता। तो यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंज। करना आपने क्या है, आपने फेलियर को अवॉइड कैसे करना है। 5 स्टेप्स है। आपने डेली क्लासेस लेनी है। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपने उनको डेली लेना, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो चलती हुई क्लास की रिकॉर्डिंग हो, या चाहे वो एक फिजिकल क्लास हो। किसी भी पैटर्न पे आप हैं, ऑनलाइन पे हैं, कॉम्बो पे हैं, फिजिकल पे हैं, लाइव पे हैं, आजकल तो थोक के हिसाब से तो मोड्स हैं। डेली जब जब आपकी क्लास होती है तब तक वो क्लास अटेंड करें, क्लास वर्क करें, जो टेस्ट जो असाइनमेंट दी जा रही है अटेम्प्ट करें। कम से कम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को 2 से 3 दफा नजरों से गुजारे, उसको रिवाइज करें। और प्लीज
सोशल मीडिया के वो जो चांद सितारे मुर्शद ये वो, इनसे दूर है। ये इस तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप उनके ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। आप लोग खुद जरा देखिएगा, जब आप फेसबुक से दूर होंगे ना, आपका माइंड शांत होगा, आप खुद कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पा रहे होंगे। 99% कंफ्यूजन ये फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह फैला रहे हैं। तो प्लीज इस फेक सोशल मीडिया से भी दूर रहे सर। देखिए, अगर तो रिजल्ट के बाद आपने कोई नया पेपर पिक करना है तो आई एम काउंटिंग यू एज अ न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज है। पोस्ट रिजल्ट के बाद दो डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो कि पास हो चुके हैं और उन्होंने अगला पेपर ऑफ करना है और 4 माह के अंदर 14 वीक्स के अंदर क्लियर करना है, उसको हम कहते हैं न्यू स्टूडेंट। तो भाई आपने डेडिकेटेड क्लासेस लेनी है, चाहे फिजिकल हो, ऑनलाइन हो, कॉम्बो मोड, फ्लाम मोड, ये मोड, वो मोड, कोई भी मोड हो, डेडिकेटेडली पढ़ें, टेस्ट दें, असाइनमेंट्स दें और फास्ट पेस पे खुद को प्रिपेयर करते चले जाएं। ओल्ड स्टूडेंट जो फेल हो गया है और उसके 42 से कम नंबर है, ये बात नोट कर लें। अगर आप पुराने बच्चे हैं और आप फेल हो गए हैं खुदा खास्ता और आपके मार्क्स 42 से कम है, तो आपको लेक्चर्स की 100% जरूरत है। और अगर आप 42 या उससे ऊपर खड़े हुए हैं तो फिर आपको लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस में मसला है, आपके सवालों को अटेम्प्ट करने में मसला आ रहा है। and you should be focusing on the writing practice। फिर आपको टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहिए और अगर 42 से कम है तो आपको डेडिकेटेड पोस्ट रिजल्ट क्लासेस देनी चाहिए अलोंग साइड टेस्ट सेशन और अपनी रिवीजन को साथ साथ देखे चलना चाहिए। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, जिंदगी में हमेशा काम आएगा। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, जिंदगी में हमेशा काम आता रहेगा। ले लिया जी? मुझे बताइएगा, ले लो क्या स्क्रीनशॉट? जी भाई, ठीक है। और पीछे से ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो रीजन है जो कि हर बच्चे में ही पाई जाती हैं। 100% हर बच्चा इन ही रीजन से गुजरता है। दीज आर द मेन कॉजेस फॉर फेलियर। ना पढ़ना, रिवीजन ना करना, प्लान ना बनाना, social media, more focus on numerical papers, ill preparation, last month preparation, हर किसी के नोट्स, हैंड आउट, सवाल, मटेरियल पढ़ के प्रैक्टिस करना। भाई थोक के हिसाब से सवाल प्रैक्टिस नहीं करने हैं। 10 चैप्टर्स आते हैं ना 12 में से, उन 10 को ही फोकस कर लो। उन 10 के 10 सवाल 10 दफा कर लोगे वो बहुत है। मगर ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, फिर परेशान, इसके करूँ या उसके करूँ? भाई तो मैंने किसने कहा? खुद ही पहले आप फंसते हैं और फिर आप खुद ही परेशान भी होते हैं। तो सर, these are the things from which you can avoid failure। फिर अगली बात करते हैं, अगली अटेम्प्ट को प्लान कैसे किया जाए। मुझे बताइए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? यहाँ तक थोड़ा बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? मैंने आपको रीजन तो बता ही दी है, साथ साथ वो बातें भी बता रहा हूँ जो कि आपको जरूरत है इन चीजों को ओवरकम करने की। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? मुझे क्वेश्चन तो आप जरा बताइएगा जल्दी से कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आप सबको? फिर अगली बात करें प्लानिंग की। जी, मैं हर एक से सुनना चाहता हूँ। जो बच्चे जानने वाले मैं उनका नाम भी ले लूं। जी, मोमिना एंड कंपनी, मोमिना, उसामा, हारून भाई, मियां हमजा, जुनैर, उसामा तय्यूम, तैयब हुसैन, मियां हमजा, असद अली, हाफिज हुजैफा, मोहम्मद जमीर, तैयब हुसैन, अली तारिक, अब्दुल अजीज, उमैर फरीद। सारे बच्चों को सारी बातें क्लियर, ठीक है जी। अगली बात करते हैं कैप को कैसे प्लान करें। सर, इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इट इज योर डेट शीट और ऊपर कुछ कलर्स भी शो हो रहे हैं। ऑरेंज कलर ये शो कर रहा है कि ये पेपर प्योर न्यूमेरिकल है, जिसमें हमारे पास 3 पेपर आते हैं, कैप 1, कैप 3, कैप 5। ग्रीन ये शो कर रहा है कि इसमें न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी का पोर्शन शामिल होता है।
it means we're talking about text and MFA. And blue shows theoretical plus application, यानी कि प्योर theory, इसमें 3 पेपर हैं, 4, 7, 8, कैप 4, कैप 7, कैप 8। तो हम पूरे 8 पेपर्स को कैप लेवल पे हैं, पीआरसी में 5 छोड़ के कैप लेवल जाते हैं, कैप के इन 8 पेपर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर न्यूमेरिकल जिसमें 1, 3, 5 है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल जिसमें 3 और 2, 6 और 2 है, और थ्योरेटिकल प्लस एप्लीकेशन जिसमें 4, 7 और 8। तो आप देखेंगे कि कैप 5 और कैप 6 के आगे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन का साइन डाला। ये क्यों है, इसके लिए की पॉइंट 1 पढ़े। कैप 5 को आप ऑप्ट नहीं कर सकते जब तक आपका कैप 1 पास ना हो, एज पर आई कैप रिसेंट मीटिंग। और जो बहुत रिसेंट चेंज किया है अपने एग्जाम स्ट्रक्चर में वो यही है कि कैप 5 अगर आपने देना है तो आपका कम से कम कैप 1 का पेपर पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप कैप 6 को ऑप्ट नहीं कर सकते जब तक आपका कैप 3 का पेपर पास ना हुआ। फिर कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसपे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रिक्वायरमेंट पास करने की नहीं है पिछला पेपर, और ये वो 3 पेपर हैं जो कि रिलेटिवली C-Law tax. Talking about 2 tax, Cap 4 B-Law and Cap 7 Company Law. C-Law ये वो पेपर हैं जो कि किसी पे डिपेंड करते हैं, इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये इन 8 में से 3 सबसे आसान पेपर है जिसको आप पास कर सकते हैं। ऑडिट के लिए पहले बच्चों के पास नॉलेज होती थी FAR 2 की, बट अब बच्चा जब इस प्लान को देखता है और ICAP के रिस्ट्रिक्शंस को देखता है तो उसको ना चाहते हुए भी ये पेपर पहले पिक करना पड़ रहा है। तो अब बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम FAR 2 के जो न्यूमेरिकल पेपर्स हैं, जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह IAS 16 हो गया, IAS 38 हो गया, 23 हो गया, IAS 8, 10, 37, ये सारी चीजें हम लोग पहले क्लास में न्यूमेरिकली करवाएंगे और फिर इसका ऑडिट रिलेटेड इम्पैक्ट बताएंगे ताकि बच्चा एग्जाम हॉल में कंफ्यूज। कभी भी उन पेपर्स को कंबाइन नहीं करना जो कि बैक टू बैक, यानी कि छुट्टी होनी चाहिए। कैप 5 के साथ कैप 4 प्लान ना करें, क्योंकि जब आप कैप 5 देकर आएंगे तो फौरन से कैप 4 देना पड़ जाएगा। इसी तरह कैप 4 कैप 6 से दूर है। कैप 6 के साथ कैप 3 ना उठाएं, आप तो खैर उठा ही नहीं सकते। कैप 3 के साथ कैप 7 ना उठाएं, 7 के साथ 2 ना उठाएं, और फिर नेक्स्ट रीडिंग में जब आप जाते हैं तो 8 और 1 आते हैं, तो आपने वो पेपर पिक नहीं करने हैं जो कि बिल्कुल साथ साथ हो। अगर आप किसी पेपर में फेल हो गए हैं तो यकीन मानिए अगली अटेम्प्ट में इसको दे दें, ताज़ा होता है, नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि आपने क्या गलतियां की हैं, उनको ओवरकम करके आप पेपर को आसानी पास कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम शुरू होती है हैंड्स ऑन कोर्सेज की। तो भाई देखें, हैंड्स ऑन कोर्सेज में 2 चीजें हैं, एक PPE और एक MS ऑफिस, और दोनों वो एरियाज हैं जो कि आपको किए बगैर फर्म आर्टिकल्स नहीं देगी। तो कोशिश करें इसको बीच वाली अटेम्प्ट में रख के क्लियर कर लें, ना इसको बिल्कुल स्टार्ट में करें, ना इसको बिल्कुल एंड में करें। अगर आप मिड ऑफ कैप में खड़े हुए हैं, 3 पेपर दिए, 2 पास हो गए हैं, तीनों पास हो गए हैं, पहले 3 या पहले 2, तो अब आपको चाहिए कि आप MS ऑफिस उठा लें, और कोशिश करें कि MS ऑफिस आप ऑनलाइन उठाएं ताकि आप आराम से उसको घर पे रह के तैयार कर सके। PP के लिए कॉलेज आना जरूरी है, मस्ट, उसके लिए माजरत है, वो ICAP ने उसको 100% फिजिकल रखा। तो HOC फॉरन से पिक कर लेना है। कैप 5 cannot be opted before cap 1, cap 6 cannot be opted before passing cap 3। इसी तरह B-Law C-Law टेक्स्ट पे कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी पेपर पे डिपेंड नहीं कर रहे। ऑडिट के लिए FAR 2 FAR 1 दोनों की नॉलेज चाहिए, हम एज अ टीचर आपको ये प्रोवाइड करेंगे। कंबाइन नहीं करने बैक टू बैक पेपर्स, और अगर आप किसी पेपर में फेल हो गए हैं तो कोशिश करें कि फौरन से नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको दे के खत्म करें साइड में। होप दैट इज ऑल क्लियर फ्रॉम माय साइड। जी सवालों को मैं एक ही दफा एंड पे आऊंगा, पहले अपनी बातें पूरी कर लूं ताकि आप तक पहले मेरी बातें पहुंच जाएं, फिर मैं आपकी बात वन बाय वन लेके चलूंगा। सर अब कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप प्योर फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज में जाके जब आप फिजिकल क्लास को ढूंढते हैं, चाहे वो हमारा कॉलेज हो चाहे किसी और का हो, व्हाटसोएवर इज द केस, किसी की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, आपने एक सवाल पूछना है कि सर क्या यहाँ पे 100% डेडिकेटेड पोस्ट बैच अनाउंस हो रहा है? इफ दे से यस, फील फ्री एनरोलमेंट करा लो। कब? जब आपके मार्क्स 42 से कम हो
या आपने वो पेपर बिल्कुल फर्स्ट टाइम पिक करना हो तो आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए। और अगर कॉलेज के अंदर ये चलते हुए बैच भी बिठाएंगे, रोल ओवर कर देंगे, तो फिर उनसे लिखवाएं कि जो चीजें पहले कवर हो चुकी हैं वो हमें कवर करवाई जाएंगी एंड के ऊपर। ये नहीं कहा जाएगा कि आपको हम वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, ये काम नहीं करना। क्लासेस के स्केड्यूल्स चेंज नहीं होने चाहिए। अगर आपका एक टाइम पीरियड पे सोच रहा है क्लास का, तो आपको उसी क्लास टाइम के अंदर आके ही अटेम्प्ट करना चाहिए। कॉलेज अगर आपको फिजिकल की जगह पे रिकॉर्डेड दे रहा हो, बार बार फोर्स कर रहा हो, तो फिर उनसे ये ना लें, इस पर ओवर रिलाई ना करें। देयर शुड बी अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, टेस्टिंग सिस्टम्स अटैच होने चाहिए, गाइडेंस सेक्शन होने चाहिए, नोट्स आपको मिले, पास्ट सिलेबस की प्रैक्टिस मिले, एग्जाम टेक्निक्स मिले, और आखिरी महीने में देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ फ्री क्रैश कोर्स। ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप फिजिकल क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मेक श्योर दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, क्योंकि अब दौर है सोशल मीडिया का, अब आपको कोई जान के धोखा नहीं दे सकता। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपने चेक करना है, अपने पास लेके देखना है कि किसी भी तरीके से आप उसको मिसगाइड ना हो। देन अगर आप ले रहे हैं लाइव क्लासेस, अभी लाइव क्लासेस कौन सी होती हैं? ये फिजिकल क्लास की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लाइव नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो ऑनलाइन होती है। लाइव मींस वो क्लास जैसे आज हम कर रहे हैं, वेबिनार पे हो, जूम पे हो, गूगल मीटिंग पे हो, ये होती है लाइव क्लासेस। तो देयर शुड बी 100% डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस विद अ प्रॉपर टाइम स्लैब, जिसमें सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, 100% रिकॉर्डिंग्स आपको उसकी मिल रही हो, क्लासरूम का ग्रुप हो, टेस्ट सेशन हो, बाकी सारी बातें जो कि फिजिकल वाली हैं वो आपको मिलनी चाहिए इसके अंदर। तो अगर आपका मूड है फॉर टेकिंग लाइव क्लासेस, तो मेक श्योर ये सारी फैसिलिटीज आपको वो इंस्टीट्यूट, वो इदारा दे रहा हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कल को अगर आप किसी भी जगह पे जाएं फॉर एनरोलमेंट इन लाइव क्लासेस, तो आपको पता हो कि आपको कम से कम ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। सर अगर आप ले लें स्क्रीनशॉट ले लें, लाइव का भी ले लें स्क्रीनशॉट, लाइव का स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस की आवाज दीजिएगा प्लीज, यस लिख के बताइएगा अगर आप लाइव का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। ठीक है, और इसके साथ फिजिकल का भी ले लें। फिजिकल क्लासेस अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलनी चाहिए, काइंडली इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। ये वो बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ बायर, अवेयर रहें कि आपके साथ कोई धोखा ना करे। सर अगर आपकी कोशिश है कि आपने सिर्फ रिकॉर्डेड पे जाना है, तो फिर दे शुड बी कस्टमाइज्ड क्लासेस। मेक श्योर कि चलती हुई क्लास की रिकॉर्डिंग ना ले, क्योंकि वो पूरे घंटे की जब आप रिकॉर्डिंग सिर्फ लेते हैं ना, तो वो मतलब वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, वो आपको कोई वैल्यू ऐड करके नहीं दे रही होती चीज, और ना ही कोई कोर्स प्लान होता है, कुछ सेक्शंस होते हैं। तो मेक श्योर ऐसी रिकॉर्डेड हो जो कि छोटी वीडियो हो, स्क्रिप्टेड हो, कस्टमाइज हो, जिसके आपको एक कोर्स कवरेज प्लान साथ मिले, लाइव सेक्शन हो रहे हो, सेल्फ बेस्ड लर्निंग हो रही हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, वेबसाइट अच्छी हो, एलएमएस अच्छा हो, ताकि आप अपनी स्टडी को साथ साथ मॉनिटर भी कर सके। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस, तो आपको कुछ इस तरह से चीजों को देखना चाहिए। फिर हमने पहले बात की, अगर आपके मार्क्स 42 से ऊपर है तो आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, यू शुड गो फॉर टेस्ट सेशन। और टेस्ट सेशन क्या है कि आपको मिले व्हाट्सएप ग्रुप, कम से कम 14 टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि जितने हमारे पास वीक्स पेंडिंग आ रहे हैं, हर वीक में कोई ना कोई टेस्ट होना चाहिए। फिर टेस्ट की डिस्कशन होनी चाहिए, वीडियोस मिलनी चाहिए, एक्सपीरियंस टीम हो, अब उस टीम में देयर कैन बी सीए फाइनलिस्ट, देयर कैन बी एसीएस, वेबसाइट अच्छी मैनेज होती हो, असेसमेंट सारी अवेलेबल हो, और आप जब भी उसको ऑफ करना चाहें आपके पास एक फ्री विल हो, आप कभी भी ऑफ करके उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो सर दीज वर द थिंग्स, होपफुली आपको फायदा हुआ होगा, आपको इस चीज से कुछ चीजें आपने सीखी भी होंगी, और होपफुली आपको अब पता चल चुका है कि आपके क्या क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए। रिजल्ट आ गया, बुरा आ गया, फेल हो गया, ठीक है, लाइफ है, ऐसा होगा, मगर इसको लेके घबराना नहीं है, इसको लेके आपने कभी भी घबराना नहीं है। मेक श्योर कि आपने सारी की सारी बातें एड्रेस करनी है,
एंड मेक श्योर कि आपने सारी चीजों को साथ साथ कवर करना है। मेक श्योर कि जो गलतियां इस दफा हो गई हैं वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो, और अगर आपकी अटेम्प्ट ही नेक्स्ट टाइम है तो मेक श्योर कि जो आपके बड़े गलतियां कर रहे हैं आपने वो गलतियां दोबारा से ऑप्ट नहीं करनी। तो सर अब मैं यहाँ से ऑनवर्ड्स आपके सवाल जवाब ले रहा हूँ। मेरे एंड से इतनी बातें थी। 6:11 से मैं सवाल जवाब ले रहा हूँ। अब देखते हैं जो भी सवाल होंगे मैं वन बाय वन नाम लेके आंसर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सवाल का आंसर हो गया है। जी माइसा महमूद कहती हैं सर someone said that he gives his 90% पेपर but he failed, is it possible? देखें 100% दे के भी बच्चा फेल हो जाता है। पेपर में जाके लिखना और पेपर में रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना ये दो डिफरेंट बात है। सवाल कहता है डिस्कस करें और आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप बुलेट पॉइंट्स का हाल। सवाल कहता है एनालाइज करें, आप डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चनिंग वर्ब भी साथ लेके चलना चाहिए। जब बच्चा पेपर करके आता है हमेशा याद रखिएगा उसके मुताबिक, तो वो अगर मट्टी भी होगा ना उसने कहना ये सोना है, तो कभी भी अपने दिमाग की नहीं सुननी, अपने दिल की नहीं सुननी, जो करके आए ना अपनी जमीर के सुने कि क्या आपका जमीर मुतमिन है उस चीज से या नहीं है। तो अगर 90% तक करके और वो फेल हो रहा है इट मींस कि वो लाजमी क्वेरी ब्लंडर मार के आया है। क्यों? पास 50 पे होना है। और अगर आपके मार्क्स 30s में है या 40s में है, लेट्स से 40s में है, तो सर आप 10 नंबर से फेल नहीं हुए, आप 60 नंबर से फेल हुए। 30s में मार्क्स है ना, आप 70 नंबर से फेल हुए। आपको 70 मार्क्स में से 20 नंबर हासिल नहीं कर पाए जो कि आपको 50 तक ले गए। तो माइजा होपफुल आपको बात समझ आ गई होगी। असद अली कह रहे हैं सर ऑडिट में क्या चेंजेस आएंगे? जी असद भाई कह रहे हैं सर ऑडिट में क्या चेंजेस आएंगे? सर दो चेंजेस हैं, IS 220 और IS 315। इसके ऊपर वीडियोस भी रिकॉर्ड मैंने कर दी हुई हैं, तो अगर आप मुझे सेशन के बाद बताएं व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको वो लिंक वगैरह फॉरवर्ड कर दूंगा। जी आगे चलते हैं। हम ऑनवर्ड आंसर कर रहे हैं बच्चों के। स्टूडेंट्स का तो फुल प्रिपेयर होते हैं लेकिन हॉल में आने को सर स्टूडेंट क्या जो फुल प्रिपेयर होते हैं लेकिन में पैर हो जाते हैं, भाई उसके करनी चाहिए ये भी है। और आपने किसके साथ किया मुकाबला? उसने किस तरह किया? देश से खेल के, अफगानिस्तान से खेल के, और आप खुद को समझ रहे हैं 30 मार्क आप वाले तो नहीं, आप कब जीतने हैं 30 मार्क है ही। आपको अगर वर्ल्ड आपको उस वर्ल्ड बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेलने चाहिए, अपनी हार को से पहले अपनी हार को कम करना, टीम स्ट्रांग होना चाहिए। इससे आपको के अंदर इसी तरीके से हमारे तमाम चीजों के बारे में पता होने चाहिए। एग्जाम और नहीं चल रहे, वो फ्री में हो रहे होते हैं। पढ़ा है लास्ट टाइम फिजिकल टेस्ट सेशन में हमने शायद 1400 प्लस मॉक्स लिए थे बच्चों। कैन यू इमेजिन दैट? सर मैंने बीलो का पेपर 2 दफा दिया है लेकिन मोनिसा है सर मैंने बीलो का पेपर 2 दफा दिया है लेकिन अभी फिर फेल हो गया 44 पे। मेरी इस दफा काफी अच्छी प्रिपरेशन थी लेकिन आई डोंट नो क्या वजह बनी फेलियर की। सर व्हाट शुड आई डू? 44 पे फेल हुआ ना प्यारे बच्चे, अगर 44 पे फेल हुआ इसका मतलब ये है बहन कि 44 मींस कि आप बहुत आसपास है एंड देन दिस शोज कि आप 56 मार्क्स से फेल हो गए। इसका मतलब है कि 56 में से आप 6 नंबर ग्रैब नहीं कर पाए, तो भाई आपकी राइटिंग में मसला है, आपकी प्रैक्टिस में मसला है, कॉन्सेप्ट में मसला भी मिल रहा है। मगर जब आपकी राइटिंग अच्छी होने शुरू हो जाएगी तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करके आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करें और वहां पे खुद को एक्सेल करें, साथ साथ रिवाइज करते जाएं, साथ साथ टेस्ट सेशन दें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, ताकि आपकी जो तैयारी वो भी साथ साथ अच्छी होती जाए। Al sir, when I passed AFC, new scheme was announced. I have not passed any paper of CAF. Now I use my 5 attempts and 3 papers are left audit cost MFA. My friend told me I cannot attempt it in one attempt due to restriction. Can I? नहीं, आप नहीं दे सकते। कॉस्ट MFA इकट्ठा नहीं दिया जा सकता, कॉस्ट पास करेंगे फिर MFA में जाएंगे। नेक्स्ट मोहम्मद उमैर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैंने बीला और टैक्स पास किया है और FR1 फेल है, शुड आई ऑप्ट ऑडिट? नहीं, आपने अगर बीला टैक्स पास कर ली है तो आपको चाहिए कि आप सीरो पकड़ें
CMA पकड़ें और साथ FAR1 करें। ऑडिट अभी बहुत आगे की तरफ खड़ा हुआ है, ऑडिट को और MFA को सब सेंटर पे रखें। सर इफ आई हैव PCSE सर्टिफिकेट एंड हैव आल्सो पास WST तो क्या मुझे PP करने की जरूरत है? ये PP की टीम बेहतर बता सकती है, इसके लिए आपने मुझे सेशन एंड पे बताना है, मैं आपको नंबर फॉरवर्ड करूंगा, उस नंबर पर रब्ता करके आप PP की टीम से पूछ सकते हैं कि इसका क्या प्रोटोकॉल। अब्दुल अजीज अली, सर सीलॉ सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गया, सीलॉ की क्लासेस लेनी चाहिए? इफ आई हैव ओनली टेकन रिवीजन लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब, जी बिल्कुल, अगर आपने लास्ट टाइम पूरी थॉरो क्लासेस नहीं ली हैं, सिर्फ खुद पे रिलाई की है, यूट्यूब पे रिलाई की है, तो आपको लेनी चाहिए। अरीशा चौधरी, सर FAR1 पहले भी पढ़ा था, रिवाइज कर रही हूँ, मैं FAR1 ऑडिट पिक कर लूं एक साथ सारी CMA स्टैंड में? देखें FAR1 या तो पहले पास कर लें फिर आए टुवर्ड्स ऑडिट, क्योंकि FAR1 के साथ ऑडिट कभी भी आपको ऑडिट की ना तो ग्रिप दे पाएगा ना समझ आ पाएगी। तो ऑडिट कम से कम वो बच्चा पिक करे जो कि FAR1 पास कर चुका हो, इसको बिल्कुल शुरू में करने की जरूरत नहीं है, ये कोई आपको फायदा नहीं देगा। ऑडिट ऐसा पेपर है जो कि FAR1 FAR2 दोनों पे डिपेंड करता है, और ये कहना गलत है कि डिपेंड नहीं करता। साबित कर दे मुझे कि कोई सवाल उस पेपर में ऐसा हो जो कि FAR1 FAR2 से ताल्लुक ना रखता हो रिपोर्ट्स का। तो FAR1 का पेपर पास करें फिर जाके पिक करें ऑडिट, बिल्कुल स्टार्ट में पिक करने की जरूरत अरीशा आपको नहीं है। जी हारून अली, सर R1 में सेकंड अटेम्प्ट लगी है 40 अब 44, वे प्रैक्टिस। R1 का पेपर तगड़ी प्रैक्टिस मांगता है, मुझे पता है कुछ बच्चों के वीक होते हैं, और मजे की बात बताऊं आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गिनती के सवाल करके ना बड़े खुश होते हैं कि हाँ मुझे ये सवाल भी आता है, ये स्टैंडर्ड भी कर लिया है, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, क्यों? आसान सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेंचमार्क सवाल ढूंढे, ढूंढे वो सवाल जो कि मुश्किल है, ढूंढे वो सवाल जो कि मिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड से बन के आए हैं, उन पे अपना हाथ साफ करें। ICAT के रिसेंट 5 साल पेपर पकड़ के रगड़ डालें उनको, तब मुझे आपने बताना है कि वो पेपर आपका कैसा होगा। सादिया बतूल, सर मैंने इंशाल्लाह ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी तो PP में एग्जाम्स के बाद नहीं, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है तो साथ साथ कर लें, एग्जाम्स के बाद करेंगे तो आप 3 महीने जाया कर रही होंगी, और ये वो टाइम होता है जब आपको फर्म ढूंढनी होती है, और कोई फर्म आपको उस वक्त तक नहीं पकड़ेगी जब तक आपका PP क्लियर नहीं होगा। बेशक क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, PP को साथ साथ करते रहें, आपको ये ज्यादा नुकसान नहीं देगी। मोहम्मद उमैर कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सवाल बहुत ज्यादा है। मोहम्मद उमैर कुछ कह रहे हैं, मोहम्मद उमैर ये कहते हैं सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वो सारा चैप्टर याद करते हैं और टेस्ट भी देते हैं, बट ऐसा लगता है जैसे याद ही नहीं है, याद ही नहीं किया जब तक रिवाइज ना करें। इसका सोल्यूशन सर लिखें, अगर आप थ्योरी के पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो जो कॉन्सेप्ट किताब में है उसको उठा के अपने रजिस्टर पर लेकर आए और अपने लिखे हुए से याद करें, यकीन मानिए इससे अच्छा रिवीजन का तरीका और कोई नहीं होगा। मोहसिन तारिक, सर कैफ 3 कैफ 5 कैफ 7 प्रिपेयर हो सकता है? आपने कहा कैफ 3 कैफ 5 कैफ 7 भी हो सकता है, मगर कोशिश करें कि कैफ 5 या 3 में से कोई एक रख लें अगर जिंदगी आसान रखनी है। मोहम्मद जमील, सर R1 और CMA के साथ ऑडिट रख लूं या सीलॉ? R1 CMA के साथ सीलॉ? भाई याद रखें मेरी बात, R1 पास करेंगे फिर ऑडिट में जाइएगा, R1 के साथ ऑडिट पिक नहीं करें, बस ये बात याद रखें सबके लिए। सर मैं रिसेंट अटेम्प्ट में सईद अली हैदर, सर मैं रिसेंट अटेम्प्ट में ग्रुप A पूरा उठाया था और सारे फेल हो गए, अभी मैं फिजिकल सीलॉ पढ़ रहा, अब कौन से पेपर उठाऊं? आपने ग्रुप A में पूरा उठाया था, सारे फेल हो गए, सीलॉ के साथ आप बीलॉ पकड़े, बीलॉ FAR1 और टैक्स, अगर आप 4 में इंटरेस्टेड हैं, या अगर 3 करने हैं तो फिर आप सीलॉ बीलॉ और टैक्स कर लें। मोहम्मद जुनैद मुस्तफा वाया पूछ रहे हैं, सर मेरे 2 पेपर्स फेल हुए, टैक्स एंड बीलॉ, इसकी रीजन सर मेरे पास टाइम नहीं था और घर बैठ के यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहा था, मगर अब मैंने टैक्स FAR1 CM में कैरी की हुए हैं और मैं देखें एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि आपके सवाल से साफ साफ जाहिर हो रही है उमैर भाई, वो ये है कि आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर लास्ट टाइम आप लोगों ने अंडर परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट टाइम आप लोग उससे डबल अच्छा कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, आप इंसान है, यू हैव सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। अगर लास्ट टाइम आपका रिजल्ट बुरा आया है तो आप कुछ दिनों में या कुछ घंटों में सुपरमैन नहीं बन गए, यू आर नॉट टोनी स्टार्क, यू आर नॉट एनी एवेंजर कि भाई लास्ट टाइम मैंने अंडर परफॉर्म किया था, इस दफा मेरे पास सुपर सोल्जर का ताकत आ गई है और मैंने जो है आग लगा देनी है। भाई उससे सीखें,
लास्ट टाइम 3 दे के 3 फेल हुए, अब 4 ना पिक करे, 5 ना पिक करे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर 3 दे के 3 फेल किए हैं तो इसके बाद 2 दें, 1 दे दें, एटलीस्ट पास तो करें, अपने आप को ट्रैक पे तो लेकर आए। असद अली सर मेरा 41 पर ऑर्डर रुका है, तो मैं शुरू से क्लासेस लूं कि ना लूं, या आपके पे डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी थी, कितनी अच्छी थी। अगर 41 पे रुका है तो कोशिश करें कि आप क्लासेस की तरफ आए, मगर टेस्टिंग को साथ साथ कैरी ऑन करें। सर FAR1 बी लॉ टेक्स और सी लॉ कैसा कॉम्बिनेशन है? अच्छा है, मगर अगर आप मैनेज कर पाए तो। सर मैंने सीए में लास्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था, हमजा कह रहे हैं। सर मैंने सीए में लास्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था, फुल पढ़ा हुआ था, अगेन एनरोलमेंट करवाई सीए में प्लस FAR2 कर रहा था, सी लॉ बी लॉ 47 पे फेल हुआ, क्या 3 करूं क्या 2 करूं? से सवाल खुद से पूछे। मेरा ख्याल था आपको 2 की तरफ जाना चाहिए, मगर 47 अगर बी लॉ में आए तो दैट कैन बी 3। तो हमजा भाई 3 पेपर कैन बी अ गुड गेम, 3 पेपर कैन बी अ गुड गेम। अच्छा जी, नेक्स्ट आबिद अली राफे कुछ कहना चाह रहे हैं हमें जी। सर मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की थी, बी लॉ की 47 मार्क्स आए मेरे, जबकि मेरे टीचर्स ने जो पेपर रिव्यू दिया था उससे भी सब मैच हो रहा था मेरा, और मैं फुल कॉन्फिडेंट, लेकिन 47 इसके बाद बहुत करीब होकर फेल हुए हैं। शायद कोई गलत सवाल आपसे सही मैनेज नहीं हो पाए, शायद MCQ से आप अंडर परफॉर्म कर लिए, कोई मसला नहीं है। टेस्ट सेशन इज योर अल्टीमेट ऑप्शन, वो दें, और अपने साथ जो मोटिवेटेड बच्चे हैं उनको रखें, चैलेंजेस करें, मॉक्स दें, मिड्स दें, क्लासेस में जो है वो जो टेस्ट हो रहे हैं वो लेके सॉल्व करें, अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, यकीन मानिए बेटर क्लास हो जाएगा। एहतशाम भाई सर मैंने इस बार FAR2 3 बार रिवाइज किया था, पेपर अच्छा हुआ था, मगर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया 45 पर रुका FAR2। सर मुझे अब स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, प्लीज गाइड, बहुत डिप्रेस्ड हूँ मैं। एहतशाम भाई सीधी सी बात है, 45 पे फेल हुआ ना टेस्ट सेशन, चाहे 3 दफा रिवाइज किया हो, 2 दफा रिवाइज किया हो, क्वालिटी का देखें। एक बात और समझें, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी में ना, क्वालिटी शुड बी देयर। अगर आप एक दफा रिवाइज करें और अच्छी क्वालिटी का कर लें तो आपको 3 दफा वो मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो क्वालिटी के साथ जाए। बच्चे क्या करते हैं, 15 सवाल स्टैंडर्ड के, 25 सवाल स्टैंडर्ड के, भाई 3 सवाल अच्छे वाले कर, 3 सवाल अच्छे वाले एज कम्पेयर टू 15 सवाल आसान। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। सर मेरा R1 हारून अली सर मेरा R1 R2 सी लॉ MFA ऑडिट रहता है, पेपर बता दें। R1 सी लॉ ये 2 दें, उसके बाद R2 MFA ऑडिट, और आप 3 देने तो R1 सी लॉ और MFA ऑडिट के साथ R1 पिक नहीं करना। तय्यब हुसैन सर ग्रुप एक सारे पेपर उठा लिए, नहीं सर ग्रुप एक सारे पेपर उठा लें या R1 टैक्स बी लॉ दें? 3 आइडियल पेपर का साइज 3 होता है, दैट कैन बी टैक्स बी लॉ और R1। अच्छा जी, अच्छा जी सर ऑटम 23 के लेक्चर्स इनफ होंगे तो पास बस जी होंगे। इकराम अली सर मेरी 2 अटेम्प्ट्स से पेपर एक भी पास नहीं हो रहा, अब लॉ में 45 टेक्स्ट में 40 FA1 में 25, बट सर मैंने मेहनत की थी, तो सर अब क्या करना चाहिए? सीए कॉन्टिन्यू देखिए, एक फेलियर से आप कह रहे हैं सर मैं सीए छोड़ दो, तो भाई फिर सीए में करने गए थे। अगर आप एक फेलियर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में ये तो मसला होता ही होता है। तो इस चीज को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, दोबारा से दें, फ्रेश माइंडसेट के साथ दें, जो हो गया पीछे छोड़ दें, भूल जाएं। हाँ जो पॉजिटिव्स है वो आगे लेकर आए, नेगेटिव्स को छोड़ दें। यकीन मानिए चीजें बहुत अच्छी और बैलेंस्ड वे में चलेगी, और आप अच्छे से उसको तैयार करके पास भी कर सकते हैं। ऑलवेज दे शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव्स इन योर लाइफ। जी मोनिशा फिर से आ गई हैं। सर क्या टेस्ट सेशन ऑफर कर रहे हैं आप लोग? इफ यस तो शेयर कर दें डिटेल्स। जी बिल्कुल, आप राब्ता कर लीजिएगा मैनेजमेंट से, वो आपसे शेयर कर लेगी प्लान। सर अगर ग्रुप ए लेते तो मैनेज इजीली हो जाएगा? जी हो जाएगा। हाफिज हुजैफा सर एग्जाम टाइम में मैनेज नहीं हुआ, सिर्फ 73 मार्क्स का पेपर किया और टाइम खत्म हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस नहीं थी तभी 73 मार्क्स तक गए ना, 40 आपने ले ली, यानी कि अदर वर्ड 73 में से 40 इज यूर पास, आप 50 से ऊपर है। तो अगर आपने कोई प्रैक्टिस अच्छी की होती तो आप सही से ऑप्ट कर सकते हैं, तो इट मींस कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि आपकी वीकनेस कहाँ पे। सर
मैं एक एक बच्चे का आंसर कर रहा हूँ, तो अगर आपका सवाल आपने डाल दिया है तो सुन के जाइएगा, ये ना कि आप सवाल डाल दो और खुद चले जाए, सर वहां तक पहुंचे नहीं, मैं आहिस्ता करके जा रहा हूँ, बहुत सवाल है हमें। सर एचओसी कब ऑप्ट करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, मिड ऑफ योर कैफ। अब्दुल रऊफ शाहिद, सर मैंने इस अटेम्प्ट में FAR2 MFA 0 दिया था, अभी ऑर्डर्ड एंड FAR1। जी देखें, FAR2 MFA 0 दिया था, अभी ऑडिट एंड FAR1 पे किया है। FAR2 भाई दे चुके हैं और अब याद आया कि FAR1 भी पे करना। पता नहीं अब्दुल रऊफ भाई आप किस डायमेंशन से आए हैं, मगर दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। जरा रीअसेस करना आप कहना क्या चाहते हैं, शायद आपने लिखा गलत है। निशान अहमद कंबो, सर मेरा अभी ऑडिट और MFA रह गया, मैंने सर से पढ़ा था और सर मेरे 10 लेक्चर्स पीछे थे और टेस्ट नहीं दे पाया था जिसकी वजह से, तो अब बताएं कंटिन्यू करूं या नया बैच ज्वाइन करूं? कोशिश करके देखें, अगर आप पीछे से कवर कर पाते हैं तो वही अच्छा है, और आपको लग रहा है कि आप कवर नहीं कर पाएंगे और आपको लगता है कि आप वो पाइल अप होता चला जाएगा, तो फिर पोस्ट बैच। सर सिर्फ अगर टीचर की एक्सेस चाहिए तो हम उनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम वाइड इज इट पॉसिबल? मैं तो हमेशा से वॉलंटियर करता हूँ खुद को कैप 4 कैप 7 कैप 8 के लिए, तो अगर इन 3 पेपर्स के लिए है तो स्क्रीन पे नीचे नंबर आ रहा है, उसको नोट कर लें और मेरे से पूछ सकते हैं। अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊफ, सर मैंने बीलो और F1 दिया था, F1 यानी कि R1 रह गया है, तो क्या मैं CA में टेक्स्ट FF1 और सीलो दे दूं? जी दे दें, सीलो के साथ अगर 4 पेपर बन रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं। मोनिसा फिर से आ गई हैं, सर मैंने बीलो और टेक्स्ट FF1 पहले दिया हुआ है लेकिन पास नहीं हुआ, क्या मैं इस दफा जीते? कुछ सवाल आप लोगों ने रिपीट भी किए हैं, बार बार उसका फायदा कोई नहीं है, तो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो जो सवाल रिपीट आप लोगों ने पूछे हैं ना, तो अब उसको हमने माइनस कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि आपके जो सवाल हमारे पास बचते हैं, बहुत सवाल है। सर FAR1 टेक्स्ट सीए में 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स एक साथ पास होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। सर मुझे लॉ के पेपर सॉल्व कैसे करना है, कभी समझ नहीं आता हर बार। जिया भाई आप कह रहे हैं आपको लॉ के पेपर सॉल्व करने में समझ नहीं आता, काइंडली मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, आई सेंड यू अ वीडियो। हर वो बच्चा जिसको बी लॉ का पेपर ऑप्ट करने में मुश्किल हो रही है, सी लॉ का पेपर ऑप्ट करने में मुश्किल हो रही है और पेपर ऑप्ट करने में मुश्किल हो रही है, एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आई गिव यू अ वीडियो, देखिएगा जिंदगी आसान हो जाएगी। सर अबादुर रहमान, सर 4 पेपर्स के साथ MS कर सकता है? जी कर सकते हैं। वासिफ अल्लाह, सर अभी मैंने CMA R2 और सीलो दिया था, सिर्फ CMA पास हो गया, अभी मेरा ग्रुप A क्लियर हो गया है, अभी क्या करूं? अभी आप ग्रुप B में जाएं और ग्रुप B में अगर आप ग्रुप A क्लियर हो गया है तो आपको चाहिए कि आप R2 सीलो के साथ MFA पिक कर लें, ये MFA या ऑडिट में से कोई एक पेपर पिक कर लें, 4 समझ आपने 4 कर लें क्योंकि 4 सीलो के साथ इजी मैनेजेबल। सानिया जावेद, सर आई पास बी लॉ सजेस्ट 3 सब्जेक्ट्स प्लीज। अगर तो ग्रुप ए सारा ओपन है तो ग्रुप ए के 3, और अगर सीलो ऐड करना चाहते हो तो सीलो ऐड कर सकते हो। जो लीव कर चुके हैं मैं उनका सवाल नहीं पढ़ा। खालिद इजाज, सर 1 सर क्या 1 2 3 तीनों रुक गए क्या, तो भाई तीनों की दोबारा भेजें। महम महम क्या कह रही है, सर आई फेल्ड FAR1 got 43 due to lack of time management and practice past text, should I go with 3-4 subjects and which should I choose? FAR1 आपका फेल हो गया तो FAR1 कॉस्ट पर बीलो, अगर बीलो पास नहीं तो 3 पेपर सफिशिएंट है, चौथे की शदीद ख्वाहिश है तो सीलो ऐड कर लीजिएगा। खालिद इजाज, सर मेरा कैफ 2 3 4 7 एंड 40 पे रुका, बताएं यही उठाऊं यही उठा लें? अली हमजा, सर मैंने कैफ 1 कैफ 2 कैफ 4 दिया था, तीनों फेल हो गए, अब मैं कैफ 3 साथ पिक कर लूं और सीधो अभी पिक कर लूं? भाई ये खुदा का नाम है, अली हमजा भाई क्या कर रहे हैं, 3 आप फेल करके आए हैं, 2 आप मजीद पे करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जान लेनी है खुद की, तो जो फेल हुए हैं वही करें। उमैर फरीद, सर CM में FAR1 वीलो और सीलो हो सकते हैं? FAR1 फ्रेश है, बाकी अटेम्प्ट किए हुए हैं। जी आप किस में हो सकते हैं क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट किए हुए। जुनैर जमीन, सर MFA 43 पर रह गया, मेरी सेल्फ प्रैक्टिस कम थी
In also I was also not confident in cramming parts. Should I offer self study? नहीं. अगर आपका पहले मसला है तो आपको self study नहीं करनी चाहिए, आपको क्लासेस के साथ साथ टेस्टिंग पे जाना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो सके. जी मोहम्मद हसन सर, मेरा FAR2 में 40 का सी लॉ में 43 है सर. मैं अभी ऑडिट कर रहा हूँ सर. मेरा सी लॉ का अगर CN नोट्स का टेस्ट दूं तो FAR2 जी हो सकता है मैनेज. रावतुल्लाह सर, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, बीलॉ टेक्स पास हो गया है एंड R1 फेल हो गया 42 पे. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बता दें. बीलॉ आपका पास है, टेक्स आपका पास है, R1 रह गया है तो R1 सी लॉ और सी. सर ये अली है सर, पेपर में रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, ओवरकम कैसे करूं? मुझे आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है. आई विल सेंड यू अ कंप्लीट प्लेलिस्ट के रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए. असद अली भाई का एक खौफनाक मैसेज है सर, मेरा ऑलरेडी 7 दफा रुक चुका है. असद अली भाई आप मीटिंग करें मेरे साथ जल्दी से. आप अगर लाहौर में हैं तो कल आ जाए. अच्छा सर आप लोग सुन लें, कल हम लोग 1-to-1 सेशन भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, यानी कि फिजिकल सेशन है जिसमें 1-to-1 बात होगी. तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम टीचर्स एक छत के नीचे अवेलेबल होंगे. 32 औरंगजेब ब्लॉक, न्यू भारत टाउन. आई रिपीट 32 औरंगजेब ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर. तो आप वहां पर आए और आके बात करें. असद भाई क्योंकि आप कराची से हैं तो आप मेरे से CA नोट्स के ऊपर या CA मैनेजर को दफा रब्ता कर लें, तो वहां से फिर अब आपकी सफर पर लेके चलते हैं और आपको दोनों पेपर पास करवाते हैं. सर R1 पहले दिया है, अब ऑडिट और MFA उठा लूं जी उठा लूं. R1 दिया है, पास कर आप उठा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ना उठाइएगा. मोहम्मद हसन सर, मेरा 20 WCS का पेपर रहता है और काइंडली गाइड कर दे. मेरी कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट है और FAR1 और बीलॉ. जब आपका PRC क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप कैफ में कैसे आ गए? हसन भाई क्या कुछ लिस्ट नहीं कर दिया आपने, या अगर ये अलाउ है तो सिर्फ FAR1 और बीलॉ आगे ना चाहिए, टेक्स्ट सेट कर दो बस. मगर मेरा नहीं ख्याल कि आप पहले कर सकते हैं. सर R1 पहले पढ़ा है, ऑडिट और MFA उठा लूं? पहले पढ़ा है, पास अगर हो गया फिर, अदरवाइज. अहमद रजा सर, मुझे R1 में काफी प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड फेलियर है इन अ रो. काइंडली एडवाइस मी हाउ टू मैनेज FAR1. टाइम मैनेजमेंट का काफी इशू आ रहा है, रियली डिप्रेस्ड नाउ. अहमद भाई प्रैक्टिस. टाइम मैनेजमेंट का अगर मसला आ रहा है तो ये प्रैक्टिस ही है जो कि आपका ये टाइम मैनेजमेंट का जो मसला है वो कवर कर सकती है. तो एक अच्छी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ये मसला टाइम मैनेजमेंट का आता ही रहेगा. जी यहाँ तक जो सवाल थे मैं देख रहा हूँ सवाल ना रिपीट हो रहे हैं. आप लोगों ने भी चलाकी की है कि आप लोगों ने फौरन 10 मैसेजेस को अटेंड है और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास उस तरीके से आ रहे हैं जो कि पता पूछ के भाग गए हैं या वो एक जैसे ही. तो मैं उनको दोबारा से आंसर नहीं कर रहा जो मोर लेस रिपीट हो रहे हैं. रिपीट करने का फायदा. जी मुझे बताइए इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन. यहाँ तक तो मैंने आंसर कर दी है. यहाँ से ऑनवर्ड्स कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? जी यहाँ से ऑनवर्ड कोई सवाल? सर ये अटेम्प्ट तो मोस्टली बच्चों की डिस्क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट थी, तो क्या कोई डिस्क्वालीफाई भी हुआ है? अब ये ICAP बता सकता है. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ICAP से बेहतर कोई और इदारा बताने के लिए है, तो ये ICAP भी बेहतर बता सकता है. जी इस सेशन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी. जो वीडियो मैंने प्ले की थी वो वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगी, इसके साथ भी मिल जाएगी और अलग से भी मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा. सर पेरेंट्स को किस तरह से तसल्ली दें? बड़ा मजे का सवाल. सच बोल, झूठ नहीं बोल. पेरेंट्स के साथ सच बताएं. 2 पास हुए हैं, 1 पास हुआ है, नहीं पास हुआ, उनको बताएं. उनको बताएंगे आपकी गलती थी, कबूल करें. जब तक आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे, जब तक आप ब्लेम गेम शिफ्ट करते रहेंगे, तब तक कभी भी आप ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे. तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. जो सच है वो बता दें, जितना ही कड़वा क्यों ना हो. वो आपके पेरेंट्स हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के
आपका ज़मीर कभी भी मुतमईन नहीं रह पाएगा। तो सच बोलें, झूठ नहीं बोलना, बताएं पेरेंट्स को, फेस कर अपनी गलतियां फेस करना सीखें। ट्राई टू फेस योर प्रॉब्लम्स। कोई आगे जाके आपकी गलतियां आपको आपसे छीन के खुद सॉल्व नहीं करेगा। इट इज यू which have to solve your problems। और ये बहुत जरूरी। अगर कोई बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखे तो काइंडली ये क्वेश्चन आप डाल सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। अच्छा जी, सच में ऑडिट का पेपर पेंडिंग है, फर्म को साथ ज्वाइन रखना चाहिए या नहीं? पेपर पेंडिंग है, अगर वो आप बैचलर हैं तो बीकॉम के बेस पर आपको आर्टिकल्स मिल गए हैं तो करें, अदरवाइज आप सिर्फ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो फायदा नहीं है, अपना पेपर खराब नहीं करना। Sir, I failed my audit and MFA. What do you suggest me to do? Whether I opt for new session or enroll with ongoing session? I think you should go with a new session. Sir, ग्रुप A अभी कोई भी क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप B में जा सकते हैं या कोई पेपर उठा सकते हैं। सी लॉ कैन बी द वन, मगर कोशिश करें पहले ग्रुप A पूरा नहीं तो शायद कम से कम 3 पेपर तो पास करें, उसके बाद जंप नहीं करना। पता है, छलांगे नहीं मारनी, ये पास नहीं हुआ वो पकड़ लिया, वो पास नहीं हुआ ये पकड़ लिया, ये काम नहीं करना। आराम आराम से जो फेल हो रहा है दोबारा दे। उसके ऊपर जब तक आप उसको छोड़ के आगे जाएंगे भाई, अल्टीमेटली पास भी तो आप ही नहीं करना है ना, वो ऑटोमेटिकली पास तो होने वाला है नहीं। पास करने वाला कौन है? आप। तो जब तक आप उसको पास नहीं करेंगे तैयब भाई, तो कहानी कैसे चलेगी जी। ऑनवर्ड्स कोई और सवाल? होपफुली आपको ये सेशन फायदेमंद लगा होगा। मुझे बताइए कि आप लोग मुतमिन हैं सेशन से। अच्छा, आपको फीडबैक भी आया होगा जब आप सेशन को क्लोज करेंगे ना, यू विल गेट अ फीडबैक, तो काइंडली फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कीजिए। सर डिस्क्वालिफिकेशन का काफी डर है, तो क्या हमें साथ बीकॉम करना चाहिए या नहीं? डिग्री हमेशा अच्छी होती है। सब ग्रुप पे सारा ही उठा ले अगर आपकी ताकत है तो। मुझे कोई मसला नहीं है, आप बेशक 8 के 8 पेपर पिक कर लें, तैयारी की आपने करनी, आइडियल 3 होना चाहिए, कॉस्ट को छोड़ के बाकी थी। सर ऑडिट में मेजर चेंजेस हैं 2 स्टैंडर्ड्स में या फिर माइनर में? शुरू में बताया था सर भाई, और आगे के सवाल का जवाब दिए, पहले भी दिया था, आप दोबारा सुन लें। माइनर चेंजेस हैं, मुझे एक व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कहानी खत्म हो। इतू सी चेंज है जिसको इतना बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है, इतू सी चेंज जी। पता ये भी ट्रिक होती है खुद को बेचने की, इतना रायता फैला दो, फर्क इतनी सी हो, तो हम वो काम नहीं करते। अल्लाह का शुक्र, हमेशा मुश्किल करके नहीं पढ़ाते, आसान करके बनाते। हम तो मेड इजी को वैसे भी यकीन रखते हैं जी। सर आर्गुमेंट टैक्स कॉस्ट सी लॉ साथ में उठा लूं, लेकिन मसला है कि टैक्स सी लॉ कॉस्ट बैक टू बैक, तो भाई ना उठाओ जिसमें आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। अली भाई तो फिर क्यों पंगा लेना? पहले आप खुद पे देखें, एनालाइज करें, फिर उठाएं। जज्बाती होकर पिक नहीं करें। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताइए इस सेशन से फायदा मिला है जज्बाती हो? बच्चों को फायदा मिला है? कुछ दिमाग ठिकाने लगा है? हैव यू फाइंड योर मिस्टेक्स? हैव यू फाइंड योर मिस्टेक्स? समझ आइए कि कहां कहां पे लैक कर रहे हो, समझ आइए कि कैसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो हम हाजिर हैं सर। एक भाई कह रहे हैं कि सर आप यूं ही बैठे रहें और हम आपको देख देख के तैयारी करते रहेंगे। भाई मैं हाजिर हूँ, आप तैयारी करने वाले बने, हम बैठ जाएंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल मिस हो गया है तो वो दोबारा से पूछ ले। मैंने एक एक सवाल पढ़ के नाम लेके आंसर किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सवाल पेंडिंग होना चाहिए मेरे एंड से। स्टिल अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रीड ना हो तो आप मुझे बता दें जी। हमारे पास एम से बहुत नाम आ रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद तैयब मकसूद, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद मुला शफीक, मोहम्मद हसन, मोनिसा जवेद, मुमिना उसामा। तो कोई सवाल एम वाले बच्चों का
N वाले बच्चों का, S वाले बच्चों का, T वाले बच्चों का, Z वाले बच्चों। सर आप इतना पैशन कहाँ से आता है? जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी ना, जब आपने जिक्र छेड़ दिया, सर मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी तो आई वाज डेड श्योर के ये मेरी रातों की नींदें उड़ाएगी, और 3 साल डट के काम किया इस चीज के ऊपर, अभी भी करता हूँ। कभी कभी तो शायद 2-3 घंटे से ज्यादा की नींद भी नहीं होती है और नेक्स्ट डे क्लास में होता हूँ, बैक टू बैक क्लासेस 8 घंटा, उसके बाद मैनेजमेंट के काम, CFR का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी हूँ, फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को भी डील करता हूँ, रिसेंटली बहुत सारे बेंचेस और भी हैं, फिर CFAP को भी देख रहा हूँ, कैफ को भी देख रहा हूँ, PRC को भी पढ़ा रहा हूँ। तो जब तक आप में वो जज्बा नहीं ना आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर एक जज्बा लेकर आए। और एक बात आपको बता दूं, प्रोफेशनल लाइफ में ना आप चाहे किसी भी फील्ड से लेना, एक चीज हमेशा याद रखनी है, रिस्पेक्ट। वो चाहे बड़े हो उनकी करें, वो छोटे हो उनकी करें, रिस्पेक्ट इज द की। जब तक आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे, यकीन मानिए आप कोई भी डिग्री हासिल कर लें, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें, इज्जत करें, इज्जत लें, ये बहुत जरूरी है। सर ये के साथ कौन सी डिग्री बेस्ट है? B.Com बैचलर्स, B.Com बस, और कुछ नहीं। अगर वो भी बहुत ही कुछ जरूरी है, अगर आर्टिकल्स में मुश्किल हो रही है, कैफ पास नहीं हो रहा, फिर कर ले, अदरवाइज कैफ ओके। सर लगता है आप आज भी नहीं सोए, बिल्कुल ऐसे ही सही पकड़ा आपने, अहमद भाई सही पकड़ गए, मैं बाकी नहीं सोया। सर B.Com में 4 साल का हो गया है, तो भाई अब देखें, एक सवाल आया कि सर डिग्री कौन सी कर ले, मैंने कहा B.Com। अब मुझसे कह रहे सर B.Com में 4 साल का हो गया, तो भाई फिर ना करें। आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया, अब मसले उसके हैं, मगर आपकी ख्वाहिश पे, आपकी फरमाइश पे मैंने आपको बता, करने चाहते हैं कर लें, नहीं तो ना करें। जी सर ADP करना चाहिए कि नहीं? डिप्लोमा कर लें तो टाइम बचा सकते हैं। अब आप ना डिफरेंट डायमेंशन में जा रहे हैं, मुझे बताइए रिजल्ट से रिलेटेड कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, जब तक आपका सवाल खत्म नहीं होगी कि सेशन बंद नहीं होगा, आप लोग सारे चले जाएंगे, आखिरी बच्चा भी होगा और मैं होगा उसका सवाल होगा। सर मैं BS फाइनेंस कर रहा हूँ, कैफ, सर मैं BS फाइनेंस कर रहा हूँ, कैफ ड्रॉप करके गालमन ड्रॉप करके दोबारा स्टार्ट करना है, कॉस्ट टैक्स कम्बिनेशन, ठीक है जी, ठीक है सर। XYZ पोर्टल पर आप डेडिकेटेड बैच लॉन्च करेंगे जी? करिए सर, मैंने 60 मार्क्स का पेपर किया था बट 25 आए हैं, क्या करूं? 60 किया था, 25 आए हैं, 100 करेंगे 50 हो जाएंगे। भाई आपने जब 40 मार्क्स का पेपर छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा पैथेटिक थी, सॉरी बट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पैथेटिक। 60 मार्क्स इन ICAP एग्जाम कभी भी आपको पास नहीं करवा सकते। अच्छी बात है कि आप 25-30 मार्क्स ले लिए, आप करीब करीब है उसके मुताबिक रिलेटिवली 50 के आसपास कर रहे हैं, तो दोस्त करना तो पड़ेगा। सर 65 का टर्न किया, 40 आए, 100 करेंगे 50 हो जाएगा, यकीन मानी हो जाएगा। सर डू यू फील एंजॉय टीचिंग? बिल्कुल, आई फील एंजॉयमेंट, मुझे मजा आता है आप लोगों के मसले हल करने में, तभी तो मेरे नाम का भाई का वर्ड लग जाता है बाय डिफॉल्ट, लोग भाई को भाई बुलाते हैं, मेरे पुराने नए आने वाले बहुत पुराने इवन सीखा के बच्चे जो कि मेरे से भी बड़े हैं मुझे भाई बुलाते हैं, तो भाई तो मेरे भाई है, भाई हाजिर। तो बस आने वाले असद भाई कोशिश करें कि लाइफ की तरफ आए, कोशिश करेंगे लाइफ की तरफ आए। सर 60 जो अटेम्प्ट किया था वो बिल्कुल ठीक हुआ था, गाइड प्लीज।
कोई भी चीज कभी भी 100% एब्सोल्युटली मेरी जान ठीक नहीं होती। कभी भी तैयब भाई, तैयब मकसूद मुस्तफा भाई, 60 का पेपर आपने अटेम्प्ट किया ना, तो कभी भी ये 100% ठीक नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ गलतियां बाय डिफॉल्ट होती हैं। 60 में से अगर आप 40 भी ले आए ना, इसका मतलब है कि आप आई कैप के पास होने के आसपास हैं। बस 100 पे ले जाए और इसको आगे 50 पे ले आए, क्योंकि 60 से 40 ये शो कर रहा है कि आप वाकई में सही सही कह रहे हैं। मगर 100% कभी भी 100/100 नंबर नहीं आते आई कैप में, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आते जी। अगर कोई सवाल नहीं है तो आप सेशन लीव कर सकते हैं। अगर बच्चों के सवाल सुनने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बैठ सकते हैं। बट मजा उस वक्त आएगा जब आपके अपने सवाल भी होंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी। कोशिश करेंगे कि 7 बजे उसको वाइंड अप कर दें। हमारे पास अभी भी 13 मिनट है, तो 13 मिनट में जो सवाल है लेकर आए। मुझे याद है लास्ट टाइम ये सेशन रात 10 बजे तक किया था एक दफा हमारा। सर मैंने फर्स्ट टर्म में R1 बिलो टैक्स दिया था, रह गए। फिर लास्ट टर्म में कॉस्ट बिलो टैक्स दिए, दोबारा फेल हो गए। अब क्या करो? आपने R1 बिलो टैक्स दिया, फिर आपने R1 की जगह कॉस्ट पे कर दिया, आपने बिलो टैक्स 2 दफा दिया। R1 और कॉस्ट में से जो अच्छा लगता है वो दें अलॉन्ग विद बिलो टैक्स, या इन अदर वर्ड्स R1 और कॉस्ट में से जो आपको ज्यादा कंफर्ट दे रहा है, जिसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, वो दें। सर ऑडिट कितने टाइम पीरियड में प्रिपेयर हो सकता है, या आप पे डिपेंड करता है। मैं प्री बैच भी कराता हूँ, मैं पोस्ट बैच भी कराता हूँ, मैं उसका एक्सप्रेस बैच भी कराता हूँ 40 डेज वाला, मैं क्रैश भी कराता हूँ 10 डेज वाला। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। मेरे से पूछेंगे, आई एम हैविंग ऑल द ऑप्शन ओपन। मगर सही बताऊं तो प्री, फिर पोस्ट, फिर एक्सप्रेस, फिर क्रैश। तो कल 32 औरंगजेब ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर, SBI न्यू कैंपस में हमारी मीटिंग है। यानी कि आप बच्चों के साथ 1-on-1 डिस्कशन है। फुल डे हम लोग लगाएंगे और आपके तमाम सवालों को एड्रेस कर रहे होंगे। खुद भी आइएगा, दोस्तों को भी लाइएगा। सर 3 सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्केड्यूल होना चाहिए डेली बेसिस पर? न्यूमेरिकल हो तो 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे, और थ्योरी हो तो 45 से 1.25 घंटा पर सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली, यानी कि डेली और एक फिक्स स्केड्यूल के मुताबिक, अदर देन क्लास टाइम। जनाब हाँ जी, फेसबुक पे लिख लें 32 औरंगजेब ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर। 32 औरंगजेब ब्लॉक। कल फुल टाइम आप 8 बजे से लेके कभी भी शाम में आ सकते हैं। हम भी मिलेंगे आपको वहां पे, सारे मिलेंगे आपको वहां पे। ये सेशन मुझे पता है बच्चों का दर्द क्या है, बच्चे क्यों परेशान होते हैं। एंड आई लव टू गाइड दोज पीपल जो कि परेशान। पता है, अच्छे को क्लेम कर लेना बहुत अच्छा है, बुरे को सहारा देके चलना, उसको पास करवाना, उसका मजा ही कुछ और। तो आई एम ऑल अवेलेबल, बीइंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी, आई एम ऑल अवेलेबल। सर टिल नाउ ऑल डे स्टडी करके 2 पेपर्स में से एक पास होते, भाई ये भी गलती है ना। ऑल डे नहीं पढ़ते, पूरा पूरा दिन पढ़ेंगे तो बाकी काम कब करेंगे भाई। ऑल डे स्टडी भी गलत है, 24 घंटे में नहीं पढ़ना और 2 घंटे में नहीं पढ़ना, बीच में टाइम निकालें। सेंटर का स्लैब होना चाहिए आपके पास, दे शुड बी अ सेंट्रल स्लैब, दे शुड बी अ सेंट्रल स्लैब। सर सीलो में कुछ चेंजेस आई हैं? नहीं है, नथिंग इज
सर इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूं, कोई टिप दे दें मुझे, इंग्लिश समझने में मसला होता है और थ्योरी में खुद इंग्लिश नहीं बना पाता। यकीन मानिए अगर ये मसला आ रहा है ना तो फिर क्रैम करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आके अंग्रेजी तो इम्प्रूव हो जाएगी, मगर फिर आप या अंग्रेजी इम्प्रूव करने में लग जाएंगे या पेपर को तैयार करने में लग जाएंगे। तो बेहतर ये है कि फिलहाल क्रैम करके निकालें और साथ साथ अंग्रेजी को बेहतर बनाते रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें बिल्कुल 100% मास्टर हो जाएंगे, बट एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। और ये प्रैक्टिस की चीज आती है, प्रैक्टिस करेंगे, कंपेयर करें, लिखें कंपेयर करें, लिखें कंपेयर करें, कभी ना कभी आप उस पोजीशन पे आएंगे जब आप सारी चीजों को वन बाय वन आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सर पोस्ट बैच प्री बैच में क्या फर्क होगा? सर मैंने क्या टूल में 40 देखे, पोस्ट बैच हुआ जो अब स्टार्ट होगा नया डेडिकेटेड, प्री बैच महीना पहले का शुरू हो चुका है। फिर कुछ चीजें ऐसा करते हैं कि प्री को रोल ओवर करते हैं पोस्ट में, यानी जो अभी तक प्री में पढ़ा दिया है वो पढ़ा दिया है, वही बच्चे पोस्ट वाले बच्चे प्री को ज्वाइन करेंगे और कहानी चलेगी उससे आगे। और जो एक महीने में लास्ट कवर हुआ है वो एंड में कवर होता है, तो ये होता है रोल ओवर बैच। जी कोई और सवाल? आई थिंक वी ऑल डन विद क्वेश्चंस। कोई और सवाल है अभी भी? मैं बारी बारी पूछ लेता हूँ। अब्बास खालिद, अब्दुल्ला उमर, आबिद अली रफी, अहमद रजा, असद अली, अतीक मलिक, अवैस तारिक, आयशा जफर, ईमान मलिक, फरहान यूसुफ, मोमिना उसामा, मोहम्मद अब्दुल्ला शफीक, तैयब मकसूद, उमैर, उजैर, मुकद्दस शहजादी, मुस्तफ़ा अनस, सैयद अली हैदर, मोहसिन रजा रिजवी, तैयब हुसैन, जैनब मजीद, जैनब रमजान सुल्तानी एंड कंपनी। बहुत नाम है, जियाउर रहमान में भी बैठे हैं जी। कोई सवाल नहीं है तो वाइंड अप करें। कुछ सीखा भी है, कुछ हौसला मिला। ठीक है। अगर कोई सवाल है तो मुझे फौरन से सिर्फ यस लिख दें। अगर कोई सवाल है तो फौरन से यस लिख दें, अदरवाइज मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। सवाल आने शुरू हो गए। सर टाइम गायब होने की वजह से क्या मुझे कैट के बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री की तरफ जाना चाहिए? शौक है तो चल जाए, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल आपके एफ परस्यू करें। सर 3 दफा आर वन दिया, 2 दफा टैक्स दिया, पास नहीं भेजा करो। कल आए, रेलिवेंट टीचर को पकड़े, उनसे पूछेंगे सर आर वन में ये मसले आ रहे हैं, टैक्स ये मसले आ रहे हैं, बताएं मैं क्या करूँ। अब मजे की बात है कि मैं 2 से 10 का टीचर हूँ, तो मैं सब्जेक्ट वाइज तो गाइड नहीं कर पाऊंगा, अलबत्ता ये बता सकता हूँ कि आप अपने रेलिवेंट टीचर से एक दफा मशवरा जरूर करें। जी ठीक हो गया। कुछ अच्छे अलकाबात आ रहे हैं मोमिना उसामा की तरफ से, नवाज उजैर भाई की तरफ से। आई थिंक दैट्स इट, सेशन को एंड करते हैं। स्टिल भी मसला मसाइलों का मुझे पता है, आज भी मेरा व्हाट्सएप चौक हुआ, अगर अभी जाके अगर मैं अभी आपको बता देता हूँ तो, अगर मैं आपको शायद दिखा सकूं, इस वक्त व्हाट्सएप पे 398 अनरीड चैट्स खड़ी हैं। कितनी खड़ी हुई हैं? 398। और मुझे नहीं पता मैंने रात किस पहर इनको पूरा करना, मगर करना जरूर है, क्योंकि आप लोग जो है वो अगर एक भरोसा करते हैं तो हमें वो भरोसा आपका पूरा भी करना चाहिए। ठीक है सर, सेशन को एंड करते हैं। बच्चे भी गार्डिंग सर, हमें बातें समझ आ गई हैं और आपकी बातों को बहुत मिस करेंगे। नहीं मैं सर यहीं पे हाजिर हूँ, आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मुझे भी प्यास लग रही है, सेशन को एंड करते हैं। होपफुली नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो किसी नए पेपर की ओरिएंटेशन में होगी, रादर देन उनके पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग में होगी। डन। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। यकीन माने जिंदगी बहुत ही आसान है अगर आप उसको प्लान के साथ लेके चलें। इन दी एंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कभी भी हाथ से नहीं छोड़नी, रिस्पेक्ट करें और उनसे दुआएं लें, आपका पेपर फूलों की तरह पास होगा।
See you next time. Allah Hafiz.